पिछली बार हमने देखा गेरमन स्पैरो ने एडमिरल ऑफ स्टार्स के साथ मिलकर मरमेड ढूंढने का प्लान फाइनल कर लिया था, लेकिन उनके शिप फ्यूचर पर उसे कुछ अजीब क्रू मेंबर्स मिले, जैसे कि पॉइजन एक्सपर्ट फ्रैंकली, जो मछलियों से वाइन बनाने के एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पर असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उनका सामना हुआ किंग ऑफ इमॉर्टलिटी के जहाज डेथ अनाउंसर से। उस जहाज से आई ऐसी खतरनाक हंसी की पूरे की हालत खराब हो गई और गेरमन भी उसके असर में आ रहा था। तो वेलकम बैक गाइस, नई वीडियो आ चुकी है। और ये वाली वीडियो जैसे कि तुम देख सकते हो 1 आवर कुछ तो मिनट की होगी, आई थिंक 11 मिनट्स की है, तो उतने कुछ तो होगी। बाकी ये मैंने वीडियो इसलिए अपलोड की क्योंकि अभी जो है ना छुट्टियां चल रही है दिवाली की, और मैं सोच रहा था कि गैप ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, मतलब आगे से तो टाइम पे ही आएगी, मतलब जैसे कि संडे वेनसडे और कुछ बच गया, संडे वेनसडे और या संडे वेनसडे, कुछ भूल तो नहीं रहा, या संडे वेनसडे वीक में 2 बार। अभी मैं इसलिए बस अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा था कि ज़्यादा गैप ना पड़े और तुम्हें थोड़ा ये भी हो जाए, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं उसे, समझ लो यार, बस उतना ही कहना था। बाकी जो ये वीडियो अब 1 घंटे की आई है ना, तो जो अगली वीडियो होगी वो 3 आवर प्लस जा सकती है, या 3 आवर प्लस 2 आवर प्लस तो आराम से होगी। तो इस वजह से बस यही कहना था। बाकी इस वीडियो में देखो क्लाइंट है ना, मतलब सिनेमा वाला सीन हो गया, एब्सोल्यूट सिनेमा वाला, तो मैं बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। 1 घंटे की मुझे लगा 1 घंटे में इतना कुछ खास होगा नहीं, इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बहुत मज़ा आया, मतलब गया था बहुत, एब्सोल्यूट सिनेमा हो गया वाला सीन हो गया था। बाकी इसके बाद वाला तो एब्सोल्यूट सिनेमा ही होने वाला है, मतलब एक तरह से पीक होने वाला है, क्योंकि उस अगले एपिसोड में क्लाइंट जो है ना मेरोनिटिस बनने वाला है, सीक्वेंस 5 वाला, तो यह वो काफ़ी सारे सीन होने वाले, और ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा बना है। बाकी अब फिलहाल को जो है ना, मैं कुछ जिन्होंने सुपर थैंक दिया था उनका नाम ले लेता हूँ। जो तो पहले भाई है अपने SV ब्लॉग 2571 भाई को दिल से थैंक यू और शाउट आउट, और @टीच टेक 5935 भाई को भी दिल से थैंक यू और शाउट आउट, और ब्रिजेश कुमार CF5RW भाई को भी दिल से थैंक यू और शाउट आउट, और @समीन भोसले M6Z भाई को भी दिल से थैंक यू और शाउट आउट फॉर सुपर थैंक्स। तो या और आई थिंक एक और ध्यान 21 भाई भी के, उनको भी दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स एंड दिल से शाउट आउट फॉर सपोर्ट। तो या यही कहना था। बाकी अब देखो चैनल का मेंबर भी बढ़ गया है, तो तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे मुझे सपोर्ट मिलता है। तो या उनका भी नाम ले ही लेता हूँ मैं। तो ये सब जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा, एक और नए बंदे भाई ऐड हो चुके हैं, तो युग एंड अयु भाई को थैंक्स फॉर मेंबरशिप एंड ऑल द सपोर्ट, और इन भाई को भी दिल से शाउट आउट। तो या ये वाला सीन है। बाकी सब लाइक देखो काफी सारे सपोर्टर्स हैं मेरे, ठीक है, तो मैं उनका भी नाम लेने का सोच रहा था। तो @अरोमा यम्बी भाई को दिल से शाउट आउट फॉर चैनल सपोर्ट, तो इनका नाम मैंने ले लिया, और मिस्टर फुल अबाउट मिस्ट्रीज को भी। बाकी देखो मैं अभी जो है ना, ये क्या कहते हैं, मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है, तो यार मतलब जान दो, अभी मैं अभी नहीं लूंगा ना, क्योंकि ये हो रहा है क्या कहते हैं, मुझे अभी लिस्ट बनानी पड़ेगी सबकी, और सबकी मैं एक साथ लूंगा तो सही रहेगा। तो वो बड़ी वीडियो वाली जो आएगी ना, उस पर ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो काफ़ी 12:06 हो गए, और मुझे वीडियो अपलोड करनी है, अभी थंबनेल और सब बनाना है, और ये जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी उसमें डालना है। तो इस वजह से है ना अभी नहीं लूंगा, लेकिन तुम सबका नाम आ जाएगा अगले वीडियो में, उस बात की टेंशन मत लो। अभी थोड़ा मेरा स्क्रिप्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए मतलब शेड्यूल थोड़ा ये हो गया, तो इस वजह से हो गया। बाकी अगली वीडियो में आएगा, उसकी टेंशन मत लो। बाकी तुम्हें वीडियो आज का कैसा लगा वो बताना, और अगली वीडियो का वेट करना। तो तब तक के लिए एंजॉय द वीडियो एंड बाय बाय। तो भाई पिछला एपिसोड जहां खत्म हुआ था, वहां फ्यूचर शिप किसी तरह डेथ अनाउंस के चंगुल से बचकर निकल तो गई थी, लेकिन शिप पर सिचुएशन अभी भी एकदम क्योटिक थी। जैसे ही आसपास का एस्ट्रोग्लो पूरी तरह गायब होता है, एडमिरल ऑफ स्टार्स यानी कैटलिया फ्रैंक ली की तरफ मुड़ती हैं, जो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। वो उसे कहती हैं, उन्हें शांत कर दो। यहाँ उनका मतलब उन सेलर से था जो अभी भी दर्द में तड़प रहे थे और चिल्ला रहे थे। और बस इतना कहकर कैटलिया अपने केबिन में वापस चली जाती हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। अब जाते जाते क्लेन को एक झलक दिखती है कि कैटलिया की बॉडी के चारों ओर हरी हरी बेलें या वाइन्स उग रही हैं, जो उन्हें पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। ये देखकर क्लेन को कोई खतरा महसूस नहीं होता, तो वो समझाता है कि ये मेडरमिट का कोई मिस्टिसिज्म का तरीका है अपनी चोटों को ठीक करने का। अब सोचो, ये या तो उनके बियॉन्डर पाथवे की कोई पावर हो सकती है, या फिर किसी मिस्टिकल आइटम की। लेकिन पॉइंट ये है कि उन्हें अपनी क्रू पर कितना भरोसा है कि वो बिना किसी टेंशन के हीलिंग करने चली गईं और बाहर का सारा काम छोड़ दिया। अब सीन आता है हमारे प्यारे पागल साइंटिस्ट फ्रैंक ली पर। ये फर्स्ट मेट, जो एक पॉइजन एक्सपर्ट भी है और एक कमाल का डॉक्टर भी, अपनी जेब से एक ट्यूब और एक छोटी सी कांच की बोतल निकालता है, जिसके आगे एक पतली सुई लगी थी। वो थोड़ा डरते हुए और मुस्कुराते हुए क्लेन को बताता है, ये मैंने एक सेडेटिव बनाया है। क्लेन सोचता है कि हाँ,
उसने भी ऐसी चीज खरीदी थी जो उसने ज़ॉम्बी मैरिक को दी थी। क्लेन चारों तरफ नजर घुमाता हुआ कहता है, शायद ये काफी नहीं होगा। इस पर फ्रैंक जो जवाब देता है वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। वो कहता है, नहीं, उन सबके लिए नहीं है, ये तो बस एक हेल्पर के लिए है। बाकी सबको तो मैं वो बियर पिलाऊंगा जिसमें पहले से ही सेडेटिव मिला हुआ है। भाई साहब, ये सुन क्लेन का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब इस बंदे ने बिना किसी को बताए सारे शराब के बैरल्स में सेडेटिव मिला दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता कि पायरेट स्पीकर बहुत शोर मचाते हैं। अब मुझे समझ आया कि इसका नाम पॉइजन एक्सपर्ट क्यों है। ये बंदा कुछ मामलों में तो बहुत सीधा और अच्छा है, लेकिन बाकी मामलों में शैतान से भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि उसे लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है। खैर, उनका पहला टारगेट थी बोट्सवेन, नीना, जो दर्द से तड़प रही थी और डेक पर अपने नाखून घिस रही थी। उसे देखकर ही इतना दर्द हो रहा था। फ्रैंक क्लेन से मदद मांगता है कि वो नीना को पकड़कर रखे ताकि वो स्ट्रगल न करे। जैसे ही क्लेन नीना को पकड़ता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी बड़ी सी मछली को पकड़ लिया हो, जिसकी बॉडी पर फिसलन वाली स्केल्स हों। वो इतनी स्लिपरी थी। क्लेन, जो एक क्लाउन है, अपनी पूरी ताकत प्रिसीजन से उसे पकड़ता है, लेकिन नीना की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। वो एक सेक्वेंस 7 सेलर पाथवे की बियॉन्डर थी। भाई, मजाक थोड़ी है। क्लेन के हाथ दुखने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि काश वो क्रीपिंग हंगर को एक्टिवेट कर भी की ताकत इस्तेमाल कर पाता। लेकिन तभी फ्रैंक आगे आता है और अपने घुटने से नीना की पीठ को दबा देता है। उसके मसल्स फूल जाते हैं और वो आसानी से नीना को कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पता चलता है कि प्लांटर पाथवे वाले भी फिजिकल स्ट्रेंथ में कम नहीं होते। इसके बाद फ्रैंक नीना को इंजेक्शन लगा देता है और वो शांत हो जाती है। जैसे ही वो होश में आती है, वो फ्रैंक पर चिल्लाते, तुम हमेशा इतने रफ क्यों रहते हो? क्या कोई और तरीका नहीं अपना सकते? लेकिन फ्रैंक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जब बाकी सेलर्स को शांत करने की बारी आती है तो क्लेन अब दिमाग लगाता है। फ्रैंक कहता है, चलो सब मिलकर इन्हें बियर पिलाते हैं। तो क्लेन एकदम शांति से पूछता है, मकसद तो इन्हें शांत करना है, राइट? फ्रैंक कहता, हाँ। इस पर क्लेन जो कहता है वो सीन का बेस्ट पार्ट था। वो कहता है, तो क्या मैं बस इन्हें नॉकआउट कर दूं, मतलब बेहोश कर दूं? यार, ये सुनकर फ्रैंक और नीना दोनों शॉक में चले जाते हैं। फ्रैंक एक पल के लिए सीरियसली सोचता है और फिर कहता है, ठीक है भाई, इन पागलों की जोड़ी सच में कमाल की है। और बस क्लेन पास में पड़ी एक तलवार उठाता है और उसके ब्लंट साइड से, मतलब उल्टी तरफ से, एक करके सबको बेहोश करना शुरू कर देता है। बैंग बैंग बैंग, एकदम एफिशिएंट तरीका, कोई झंझट ही नहीं। ये देखकर नीना हंसते हुए क्लेन से कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन तुम तो अफवाहों से भी ज्यादा क्रेजी निकले। तुम्हारी और फ्रैंक की सोच काफी मिलती है, शायद इसीलिए तुम दोनों इतनी जल्दी दोस्त बन गए। क्लेन मन ही मन सोचता है, नहीं, पागलों में भी फर्क होता है। मैं अभी फ्रैंक के लेवल तक नहीं पहुंचा हूं। क्लेन एक एक करके सबको शांत कर रहा होता है। तभी एक बूढ़ा सेलर जो शिप का नेविगेटर था, ओटोलो, वो होश में आ जाता है। वो क्लेन को अपनी तरफ आते देखकर घबरा जाता है और चिल्लाता है, नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। कि बेचारा डर गया था कि क्लेन उसे भी एक शॉट देगा। और जैसे ही सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होता है, अचानक ओटोलो चिल्लाता है, सावधान होश। एक विशाल लहर शिप के अगले हिस्से से टकराती है और पूरी शिप जोर से हिल जाती है। अगर क्लेन के पास क्लाउन की रिबैलेंसिंग एबिलिटी नहीं होती तो वो भी गिर चलता है कि डेथ अनाउंसर से बचने के लिए शिप ने जो फ्लाई किया था, उसकी वजह से वो सेफ्टी रूट से भटककर एक तूफान वाले एरिया में आ गए थे। इसके बाद पूरा क्रू, जिसमें नीना, फ्रैंक, ओटोलो और बाकी लोग थे, सब मिलकर पागलों की तरह काम करते हैं और शिप को वापस सेफ रास्ते पर ले आते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है, क्लेन को डेथ अनाउंसर पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसका मन करता है कि वो फूल से प्रे करके उस पर हमला कर दे, लेकिन फिर वो खुद को रोकता है। वो जानता था कि उसके ऊपर किसी की आंखें हैं जो उसे देख रही हैं और अभी गुस्सा करदारी नहीं है। वो सोचता है, पहले एडवांस हो जाता हूं, फिर इसका हिसाब करूंगा। और चैप्टर यहीं खत्म होता है, क्लेन ये सोचते हुए कि मरमेड्स को ढूंढने का मिशन सच में बहुत खतरनाक है। अभी तो शुरुआत हुई है और शिप लगभग तबाह होने वाली थी। आगे तो आने वाले चैप्टर्स ही बताएंगे। तो स्वागत है दोस्तों लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 646 में, जिसका नाम है लेमानोज स्पेल बुक। और मैं पहले ही बता दूं, ये चैप्टर उन चैप्टर्स में से हैं जो कहानी में एक जबरदस्त पावर अप इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े रिस्क के साथ। तो सीन शुरू होता है बैकलैंड शहर में, एक स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन के बाहर। यहाँ हमारी राइटर साहिबा फॉर्स वॉल अपने टीचर डोरियन ग्रे का इंतजार कर रही हैं। मौसम काफी ठंडा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और फॉर्स थोड़ी कांप रही है, क्योंकि उसने बैकलैंड की स्प्रिंग को हल्के में ले लिया था। और इंतजार करते करते वो अपनी दोस्त जियो के बारे में सोच रही है। मतलब वो सोचती कि यार, जियो कहाँ इतना बिजी रहती है पूरा साल। एक टाइम था जब उसके पिता जिंदा थे तो वो बेड से भी नहीं उतरती थी, सब कुछ उसे सर्व किया जाता था। और अब देखो, सुबह जल्दी निकलती हैं, देर रात तक लौटती है, चाहे कैसा भी मौसम हो। एक के बाद एक मिशन पूरे कर रही हैं, भगोड़ों को पकड़ रही है। और पता है, पिछले हफ्ते ही जियो ने अपना सारा कर्जा चुका दिया था और ऊपर से 200 पाउंड्स बचा भी लिए थे। तो फॉर्स मन ही मन अपनी दोस्त की मेहनत की तारीफ करती है और सोचती है कि एक शेरिफ की जॉब, जो कि एक बियॉन्डर जॉब है, बाउंटी हंटर बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। बस ये लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स तक ही लिमिटेड है।
तो फॉर्स इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसकी नजर एक जाने पहचाने फिगर पड़ती है। ये एक मीडियम हाइट का आदमी था जिसने ब्लैक सूट और हैट पहना हुआ था, जैसा कि लोएन किंगडम में पॉपुलर था। लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी, उसके कंधे कुछ ज्यादा ही चौड़े थे, मतलब ऑलमोस्ट अननेचुरल तरीके से चौड़े। और ये कोई और नहीं बल्कि फॉर्स का टीचर अब्राहम फैमिली के बचे हुए कुछ मेंबर्स में से एक डोरियन ग्रे अब्राहम था। उसे देखकर फॉर्स खुश हो जाती है, अपनी छतरी लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन क्योंकि सड़क पर बहुत भीड़ थी वो सीधे उसके पास नहीं जाती, वो बस दूर से उसे देखती है और तभी उनकी नजरें मिलती। यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। डोरियन अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद करके अपने ब्लैक सूट के पहले बटन पर रखता है। ये एक सीक्रेट सिग्नल था और इसका मतलब था खतरा है। ये देखते ही फॉर्स के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं। वो बिना कुछ दिखाए अपनी नजरें हटा लेती है और ऐसे एक्ट करती हैं जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। उसने डोरियन के पीछे चल रहे एक नौजवान को देखकर स्माइल किया और फिर डोरियन के पास से गुजरकर आगे बढ़ गई। अब आप सोचो ये कितना प्रो लेवल का काम था। एक पुरानी और सीक्रेट फैमिली से होने का ही फायदा होता है, उन्हें ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए पहले से ही ट्रेन किया जाता है। डोरियन ने फॉर्स को पहले ही सारे सीक्रेट सिग्नल सिखा रखे थे और इस सिग्नल का साफ मतलब था वो बेचारा नौजवान जो डोरियन के पीछे था वो थोड़ा हैरान हो गया कि एक इतनी खूबसूरत लेडी उसे देख मुस्कुराई और वो अपने कपड़े ठीक करने लगा। और जब तक वो ये सब करता फॉर्स उसे पीछे छोड़कर आगे निकल चुकी थी। ये सीन दिखाता है कि बियॉन्डर्स की कितनी खतरनाक है, आपको हर कदम पर अलर्ट रहना पड़ता है। इसके बाद फॉर्स बारिश में थोड़ा घूमकर एक किराए की गाड़ी लेती है और हेड ट्रिकिन पहुंचती है। ये वही जगह थी जो डोरियन ने पहले से बुक कर रखी थी। फॉर्स भी कोई नई खिलाड़ी नहीं थी, उसे मिस्टिसिज्म की दुनिया में कई साल हो गए थे, तो वो शांति से डोरियन रे के बगल वाला कमरा बुक करती है और खिड़की के पास खड़े होकर बाहर आने जाने वाले मेहमानों पर नजर रखने लगती है। फाइनली वो देखती है कि डोरियन ग्रे एक गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर आ रहा है। इसके बाद फॉर्स तेजी से अपने कमरे से निकलती है और सीढ़ियों के मोड़ पर छिप जाती है। वहां से वो देखती है कि एक अटेंडेंट उसके टीचर को उसके कमरे तक ले जा रहा है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो अपना हैट उतारती है, अपने बालों को थोड़ा सा बिखेर लेती है ताकि वो नॉर्मल ना लगे और फिर रूम नंबर 2016 के दरवाजे पर नॉक करती है। उसका प्लान बहुत सिंपल था, अगर उसके टीचर का रिस्पॉन्स नॉर्मल हुआ तो वो अंदर चली जाएगी और अगर कुछ भी अजीब लगा तो वो ऐसे प्रिटेंड करेगी जैसे वो या तो गलत कमरे में आ गई है या फिर वो एक प्रोस्टिट्यूट है जो बिजनेस ढूंढ रही है। ये छोटी छोटी डिटेल्स दिखाती कि फॉर्स कितनी स्मार्ट और अनुभवी है। दरवाजा धीरे से खुलता है, सामने डोरियन खड़ा था। उसने पहले अपनी स्टूडेंट को देखा और फिर कॉरिडोर में दोनों तरफ झांका और फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों को फैलाकर सूट के दूसरे बटन पर रखा। ये दूसरा सिग्नल था और इसका मतलब था मैं कंट्रोल में नहीं हूं और खतरा टल गया है। ये देखकर फॉर्स एक राहत की सांस लेती है और तुरंत कमरे के अंदर चली जाती है। टीचर, अभी क्या हुआ था? उसने चिंता से पूछा। डोरियन दरवाजा बंद करता है और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, मैंने किसी जाने पहचाने वाले को देखा था। एक गहरी सांस लेकर वो आगे कहता है, एक दुश्मन को। और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना स्टूडेंट था जिसने ट्रैवलर बोलाया के साथ मिलकर अब्राहम फैमिली को धोखा दिया था और फैमिली के लगभग सभी बड़े लोगों को खत्म कर दिया था। डोरियन को जितना पता था उसका वो एक्स स्टूडेंट अब ऑरोरा में शामिल हो गया और शायद उनके 22 ओरेकल्स में से एक था। ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब एक बहुत पावरफुल दुश्मन शहर में था। फॉर्स ये सुनकर क्यूरियस हो जाती है और पूछती है, उसने क्या किया? क्या वो बहुत स्ट्रांग है? डोरियन कुछ सेकंड्स चुप रहता है और फिर थोड़ा सा बताता है, लॉरेंस लाउबेरो, ओलिसा और मैं एक खास ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। कुछ मेंबर्स ने हमें धोखा दिया और हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। वो उन्हीं गद्दारों में से एक था। उसने फैमिली का जिक्र नहीं किया ताकि फॉर्स इमोशनली इन्वॉल्व ना हो जाए। ये सुनते ही फॉर्स को दयार्स को दयालु मिसेस ओलिसा और फ्रेंडली मिस्टर लॉरेंस की याद आ जाती है और वो कहती है, कितना घटिया इंसान है। खैर इन सब बातों को छोड़ो। डोरियन टॉपिक बदलते हुए एक फोल्ड किया हुआ पेपर निकालता है और फॉर्स को देता है। ये एस्ट्रोलॉजर पोशन का फॉर्मूला है। तुमने ट्रिक मास्टर और अप्रेंटिस पोशन को मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से डाइजेस्ट कर लिया है। ये पिछले 10 सालों में मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। फॉर्स बताती है कि उसने इसके लिए खास तौर पर एक सर्कस ज्वाइन किया था और फिर वो पेपर खोलकर एस्ट्रॉल पोशन का फॉर्मूला पढ़ने लगती है। तभी डोरियन कहता है, मुझे माफ करना, पिछले नुकसान की वजह से मैं तुम्हें एस्ट्रोलॉजर पोशन के मेन इंग्रेडिएंट्स नहीं दे सकता। इसे अपना फाइनल टेस्ट समझो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। और ये कहते हुए वो अपनी जेब से एक हथेली के साइज की नोटबुक निकालता है। उसका कवर हार्ड था और पूरा ब्रॉन्ज ग्रीन कलर का था जो काफी पुराना लग रहा था। उस नोटबुक के कवर पर पुराने फेसैक भाषा में लिखा था, मैं आया, मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड किया। फॉर्स की नजर फॉर्मूला से हटके उस नोटबुक पर जाती है और वो उसे तुरंत पहचान लेती है। ये वही आइटम था जो मिस्टर लॉरेंस ने छोड़ा था, जिसे देने के लिए वो खुद प्रिट्स हार्बर तक गई थी। डोरियन मुस्कुराता है, मुझे यकीन है तुम इसे पहचानती हो। और फिर वो बताता है, ये एक बहुत पावरफुल मिस्टिकल आइटम है। मैंने जितने भी ऐसे आइटम्स देखे ये उनमें टॉप 5 में आता है। इसका नाम क्या है?
और इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स क्या हैं। फॉर्स अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पाती। डोरियन नोटबुक के कवर को सहलाते हुए कहता है, इसका नाम है लेमानोज ट्रेवल्स, लेकिन हम इसे लेमानोज स्पेल बुक कहना पसंद करते हैं। और भाई जो वो इस बुक की पावर्स बताता है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो कहता है ये स्पेल बुक तुम्हें अलग तरह की बियॉन्डर पावर्स देखने का मौका देगी और तुम उन्हें रिकॉर्ड भी कर सकती हो। रिकॉर्ड की हुई पावर एक पेज पर मैटेरियलाइज हो जाएगी और तुम उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन याद रखना हर इस्तेमाल के बाद वो पेज फिर से खाली हो जाएगा। ये सुनते ही फॉर्स को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। क्या मैं किसी भी बियॉन्डर पावर को देखकर उसे एक बार के लिए कॉपी कर सकती हूँ? ये तो कुछ शेफर्ड जैसा है जिसके बारे में लिटिलसन ने बताया था। मतलब अगर तैयारी का मौका मिले तो वो किसी भी लड़ाई में बहुत ज्यादा खतरनाक बन सकती है। डोरियन जैसे उसका दिमाग पढ़ लेता है और आगे समझाता है, इसे रिकॉर्ड करने की एक लिमिट है। ये सीक्वेंस 6 स्क्राइब के लेवल का है, तो इससे ऊपर की पावर को रिकॉर्ड करने की कोई गारंटी नहीं है, फेल होने का चांस रहता है। डेमीगॉड लेवल की पावर्स यानी सीक्वेंस 4 को रिकॉर्ड करना तो बहुत ही मुश्किल है, शायद 10 कोशिशों में एक बार भी सक्सेस ना मिले। और कोई भी डेमीगॉड तुम्हें अपनी पावर बार बार दिखाने नहीं देगा। फिर वो बुक के पेजेस के बारे में बताता है, ये जो 3 पीले चर्मपत्र के पेज हैं ये डेमीगॉड पावर्स के लिए हैं। जो 10 भूरे बकरी के चमड़े के पेज हैं वो सीक्वेंस 5 और 6 के लिए हैं। इसमें पावर का 70 to 80% इफेक्ट मिलता है और बाकी के 25 नॉर्मल पेज सीक्वेंस 6 से नीचे की पावर्स के लिए हैं, जिनका इफेक्ट लगभग ओरिजिनल जैसा ही होता है। फॉर्स सोचती है कि अगर लक अच्छा हो या मिस्टर फूल जैसे किसी पावरफुल बीइंग की मदद मिल जाए तो वो इसमें डेमीगॉड पावर्स भी रिकॉर्ड कर सकती है। लेकिन फिर उसे लगता है कि ये मिस्टर फूल के लिए अपमानजनक सोच और वो मन ही मन माफी मांगती है। डोरियन उसे बताता है कि बुक में पहले से ही 5 पावर्स रिकॉर्डेड हैं जिन्हें वो टेस्ट कर सकती है। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, नेगेटिव साइड इफेक्ट। डोरियन बहुत सीरियस होकर कहता है, इसे इस्तेमाल करने के बाद तुम रास्ता भटक जाओगी और इस तरह भटकोगी कि तुम किसी खतरे में पड़ जाओगी। इसके असर को कम करने के लिए तुम्हें अपने खूंच बूंदे इसके कवर पर लगानी होंगी। याद रखना, इस रास्ता भटकने को कभी हल्के में मत लेना। ये एक क्लासिक केस है, ग्रेट पावर ग्रेट रिस्क के साथ आती है। इसके बाद डोरियन वो बुक फॉर्स को दे देता है। फॉर्स अपने टीचर से बहुत इंप्रेस होती है और फिर उस गद्दार के बारे में पूछती है ताकि वो मिस्टर लॉरेंस का बदला ले सके, लेकिन डोरियन उसे मना कर देता क्योंकि वो गद्दार, जिसका नाम लुइस वियन है, अब एक सीक्वेंस 5 या शायद सीक्वेंस 4 का बियॉन्डर बन चुका है और फॉर्स उसके सामने बहुत कमजोर है। वो कहता है कि मैं तुम्हें उसकी तस्वीर बनाकर दूंगा ताकि तुम उससे बच सको। और इसी के साथ सीन खत्म होता है। चैप्टर का एंड हमें वापस फ्यूचर शिप पर ले आता है जहां क्लेन की मुलाकात कैटलिया से होती है और वो उसे बताती है कि वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर ने फॉर्स को एक जबरदस्त लेकिन खतरनाक हथियार दे दिया है और अब देखना यह है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करती है। तो पिछले चैप्टर में देखा था कि फ्यूचर एस किंग ऑफ इमोर्टेलिटी से बचकर निकल रही थी। अब सिचुएशन ये थी कि वो लोग एक सेफ जगह पर पहुंच चुके थे और गेरमन स्पैरो यानी हमारा क्लेन डेक पर खड़ा था। कैटलिया से बताती कि जिस तरह से वो लोग भागे वो एक स्पेशल टाइप की फ्लाइट थी जिससे डेथ अनाउंसर उनका पीछा नहीं कर सकता था। ये सुनकर क्लेन को थोड़ी हैरानी तो हुई, पर उसने अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया जैसा कि उसका स्टाइल है। तभी कैटलिया नोटिस करती है कि गेहरमन ने अपने कपड़े बदल ली हैं। उसने एक नॉर्मल शर्ट, ब्राउन जैकेट और कैप पहनी हुई थी जिससे वो एक एडवेंचर कम और बायाम सिटी का कोई लोकल ज्यादा लग रहा था। कैटलिया को याद आता है कि पिछली रात एक बड़ी लहर से उसके कपड़े भीग गए थे, तो वो सोचती है, अरे क्या इसके पास बस एक ही ढंग का सेठ है। और उसे ये बात गेहरमन के पागलपन वाले कैरेक्टर से एकदम मैच करती हुई लगी। मतलब एक ऐसा बंदा जो अपना सारा पैसा सिर्फ मिस्टिकल आइटम्स, वेपन्स और अपनी ताकत बढ़ने पर खर्च करता है, उसे कपड़ों की क्या ही परवाह होगी। मेरे हिसाब से ये छोटी छोटी बातें ही गेरमन स्पैरो के कैरेक्टर को और भी ज्यादा मिस्टीरियस और क्रेजी बनाती हैं। खैर कि क्लेन अपने मन में सोच रहा था कि कल उसने जो क्रेजी एडवेंचर बनने की एक्टिंग की थी वो काफी काम आई। फ्यूचर के क्रू ने भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उसे लगा कि 2-3 दिन में उसका स्पेक्टर पोशन डाइजेस्ट हो जाएगा। अब वो लोग जिस खतरनाक पानी में जा रहे थे वहां मरमेड्स को ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला था, तो उसे लगा कि उसके पास काफी टाइम है। अब क्लेन ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ जा ही रहा था कि उसकी नजर एक अजीब सीन पर पड़ती है। उसने देखा कि एक पायरेट एक बड़ी सी जिंदा नीली मछली लेकर सीधा एक कोने में गया। वहां फ्यूचर का सेकंड मेट हीथ डोएल बैठा हुआ था, जिसे ब्लडलेस भी कहते हैं। उसका चेहरा एकदम पीला और ट्रांसपेरेंट जैसा लग रहा था। अब जो हुआ वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। वो लगभग 1 मीटर लंबी मछली हीथ के सामने रखी गई और हीथ ने अपने हाथ दोनों रख गया, धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुकाया और अपना चेहरा मछली के स्केल से चिपका दिया जैसे वो उसे किस कर रहा हो, और मछली अकड़ गई और मोम की तरह पिघलने लगी। देखते ही देखते वो एक डिस्गस्टिंग फ्लेश और ब्लड के पूल में बदल गई और वो सारा का सारा लिक्विड हीथ डोएल के मुंह के अंदर जाने लगा और उसकी स्किन को कवर करने लगा। सीन इतना भयानक था कि कुछ ही सेकंड्स में वो मछली, उसकी हड्डियां, सब कुछ गायब हो गया। हीथ का चेहरा एकदम साफ था, बस उसके होंठ गुलाब की तरह चमकीले लाल हो गए थे।
ये देखकर क्लेन के दिमाग में तुरंत उस सीक्वेंस का नाम आया, रोज बिशप। उसके बगल में खड़ी कैटलिया ने भी ये सब देखा और अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए समझाया, हर रोज बिशप को खुद को रिफिल करने के लिए काफी ब्लड और फ्लेश की जरूरत हो, तभी वो अपनी पूरी ताकत दिखा पाते हैं और किसी बड़ी लड़ाई के बाद कंट्रोल नहीं खोते। फिर वो थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, वैसे ऑरोरा ऑर्डर के पागल लोग तो इंसानी फ्लेश और ब्लड पसंद करते हैं, जबकि कोई भी सब्स्टिट्यूट काम कर सकता है। ये सुनकर क्लेन मन ही मन सोचता है कि ये ब्लडलेस जिसका बाउंटी 7600 पाउंड सच में बहुत लकी है। एक तो वो बिना कंट्रोल खोए सीक्वेंस 6 बन गया और दूसरा वो एडमिरल ऑफ स्टार्स के क्रू में है। अगर कैटलिया जैसी नॉलेजेबल लीडर उसके पास नहीं होती तो वो भी शायद सच में इंसानी मांस खाने वाला मॉन्स्टर बन जाता। क्लेन को अब और भी यकीन हो गया था कि ये सीक्रेट सप्लाइंट पाथवे, जिसे शेपर्ड पाथवे भी कहते हैं, सबसे खतरनाक पाथवे हैं जहां कंट्रोल खोना सबसे आसान होता। अब जैसे ही क्लेन आगे बढ़ने वाला था, पूरा का पूरा जहाज जोर से हिल गया। एक पल में क्लेन के दिमाग में फ्यूचर येस के आगे का सीन अपने आप आ गया। नीला समंदर बीच में से एक बहुत बड़े क्रैक से फट गया था और सारा पानी एक बॉटमलेस अंधेरे में झरने की तरह गिर रहा था। ये नजारा इतना शानदार और अजीब था कि एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि वो लोग अर्थ पर हैं। फ्यूचर एस टाइम पर रुक नहीं पाई और उस किनारे पहुंचकर तेजी से नीचे गिरने लगी। बैंग बैंग, डाइनिंग हॉल में बैठे सारे पायरेट्स हवा में उड़कर छत से जा टकराए। टोस्ट, ब्रेड, बियर सब कुछ हवा में उड़ने लगा। क्लेन का भी बैलेंस बिगड़ गया और वो भी छत की तरफ उछल गया, लेकिन उसने सही टाइम पर अपना हाथ बढ़ाया और एक्रोबेट की तरह अपनी पोजीशन एडजस्ट कर ली। सबसे कूल तो कैटलिया थी। उसके चारों ओर स्टार्स घूमने लगे और वो हवा में ही फ्लोट करने लगी। उसे इस झटके से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब जैसे ही फ्यूचर एस उस खाई में गिरने वाली थी, अचानक पानी का एक बहुत बड़ा फव्वारा नीचे से निकला। उसने पूरे जहाज को उठाया, हवा में उछालकर दूसरे किनारे पर फेंक दिया। कुछ देर हवा में रहने के बाद फ्यूचर एस स्टेबल होकर समंदर की सतह पर लैंड हो गई और जब क्लेन ने खिड़की से बाहर देखा तो नजरा पूरी तरह बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समंदर गोल्ड आग की लपटों में जल रहा हो और आसमान में सूरज नहीं था, बस हर तरफ गोल्डन रोशनी थी, जैसे हमेशा के लिए दोपहर हो गई हो। क्लेन समझ गया कि वो लोग सी ऑफ रूइंस में पहुंच चुके हैं। ये वही जगह थी जिसके बारे में एरोडेस ने बताया था कि ये अब एक असली समंदर नहीं बल्कि गॉड्स के बीच हुए एक लड़ाई का बचा हुआ खंडहर है। तभी कैटलिया उसके पास आकर खड़ी हो गई और उन रूइंस को देखते हुए बताने लगी, मैं यहाँ बहुत बार नहीं आई हूँ और जो भी विजिट्स थीं वो बहुत पहले की थीं। क्लेन ने उसके शब्दों पर ध्यान दिया। हम नहीं, मतलब वो यहाँ फ्यूचर के क्रू के साथ नहीं बल्कि शायद क्वीन मिस्टिक के साथ आई होगी। कैटलिया ने आगे बताया, कोई नहीं जानता कि इस पानी का अंत कहाँ है या ये कितना चौड़ा है। फिर उसने पूछा, क्या तुम जानते हो यहाँ की सबसे खतरनाक चीज क्या है? क्लेन ने ईमानदारी से सिर हिला दिया क्योंकि उसे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थी। कैटलिया ने एक गहरी सांस ली और समझाया, यहाँ हर तरफ तैरते हुए रूइंस हैं और हर तरह के म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स हैं। इनमें कई ऐसे डेमीगॉड्स भी हैं जो अपना कंट्रोल खो चुके हैं या पुराने जमाने के शैतानी जीव हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक हिस्सा नहीं है। उसने आगे कहा, अगर सिर्फ यही होता तो 7 चर्चेस इस जगह को हाई 6 इंग्रेडिएंट्स के लिए एक खजाने की तरह इस्तेमाल करते। यहाँ का ट्विस्ट ये था कि यहाँ के कई मॉन्स्टर्स शायद असली ही नहीं। वो तुम्हें मार तो सकते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें मारोगे तो हो सकता है कि पीछे कुछ भी न बचे। ये सुनकर क्लेन को तुरंत ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन इंक्वेल्ट की याद आ गई, जो अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता था। कैटलिया ने अपनी बात जारी रखी, यहाँ तुम कभी अंदाज नहीं लगा सकते कि अगला खतरा क्या होगा। हो सकता है तुम किसी रून के पास जाकर मुम की तरफ पिघल जाओ या किसी तूफान में पत्थर बन जाओ। हम जैसे लेवल के बियॉन्डर्स के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। क्लेन ने तुरंत पूछा, और उन बियॉन्डर्स का क्या जो हमारे लेवल से ऊपर हैं? कैटलिया ने एक ठंडी सांस ली। इस पानी में एक ऐसी आवाज गूंजते से सुना नहीं जाना चाहिए। जितना हाई सीक्वेंस होगा उतनी ही आसानी से वो आवाज सुनाई देगी। इसलिए ज्यादातर डेमीगॉड्स जो यहाँ एक्सप्लोर करने की हिम्मत करते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। वो या तो पागल हो जाते हैं या अपना कंट्रोल खो देते हैं और हमेशा के लिए यहीं खो जाते हैं। ये सुनकर क्लेन को समझ आया कि 7 चर्चेस यहाँ अपने एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं भेजते। अब फ्यूचर ये से एक बड़े से रूइन के करीब पहुंच रही थी और तभी अचानक सबको एक बहुत जोर से और साफ सांस लेने की आवाज सुनाई दी। तो भाई, कहानी फ्यूचर शिप पर आगे बढ़ती है और शुरुआत ही इतनी क्रीपी होती है कि पूछो मत। अचानक से क्लेन और बाकी सब पायरेट्स को एक बहुत ही अजीब आवाज सुनाई देती है। ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत जोर जोर से हांफते हुए सांस ले रहा हो, और ये आवाज इतनी रिदमिक और स्लो थी कि सुनकर ही एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे रूह कांप जाती है। लेकिन मजे की बात यह थी कि क्लेन को कोई डेंजर वाली फीलिंग नहीं आई, जो सिचुएशन को और भी ज्यादा अजीब बना रहा था। शिप पर मौजूद सभी लोग, जिसमें कैटलिया और फ्रैंकली भी शामिल थे, एक सेकंड में अलर्ट हो जाते हैं। उनका एक्सपीरियंस साफ दिख रहा था। कोई इधर उधर देख रहा था तो कोई अपने हथियार उठा रहा था। थोड़ा ध्यान से सुनने पर उन्हें पता चला कि ये आवाज सामने मौजूद खंडहरों के एक ढेर से आ रही थी। और अब कहानी में असलिस्ट उनकी टीम का एक मेंबर, जिसका नाम था ब्लडलेस ही डॉयल, वो दर्द से अपना सिर पकड़ लेता है और फिर वो धीरे से बोलता है, वहां एक कॉप्स है, वहां एक कॉप्स है। अब आप ही सोचो, एक मुर्दा जो जोर जोर से सांस ले रहा है।
ये सीन सुनने ही इतना अनसेटलिंग लगता है और यही इस नॉवेल की खासियत है। ये आपको टिपिकल हॉरर से हटकर डराती है। जैसे ही हीथ डॉयल ये बोलता है, कैप्टन एडमिरल ऑफ स्टार्स भी हैं, फौरन अपने भारी चश्मे उतारती हैं और उन खंडहरों की तरफ देखती हैं। और भाई, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एक पल में एकदम सीरियस हो जाता है। वो तुरंत सबको ऑर्डर देती है, जल्दी करो, उस एरिया से घूमकर निकलो, उसके पास भूलकर भी मत जाना। उसकी आवाज में एक ऐसी मैग्नेटिक पावर थी कि सब लोग जैसे होश में आ गए और फौरन काम पर लग गए। शिप का डायरेक्शन तुरंत बदल दिया गया। इसका मतलब साफ था, कैटलिया ने हीथ की बात को कंफर्म कर दिया था। वहां सच में कोई बहुत बड़ा खतरा था। जब तक वो खंडहर आंखों से ओझल नहीं हो गए, हीथ डॉयल दर्द से तड़पता रहा। ये सब देखकर क्लेन सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू कर देके है। इस दिमाग की बत्ती जलती है कि ये हीथ डॉयल जो एक रोज बिशप है, इस सफर पर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। और ऐसा इसलिए नहीं कि वो सीक्रेट सप्लाइंट पाथवे से है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी पावर्स ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं। अब यहाँ क्लेन का दिमाग देखो कैसे चलता है। वो सोचता है कि हाँफने की आवाज तो सबने सुनी, पर सिर्फ हीथ डॉयल को दर्द हुआ और उसे ये भी पता चल गया कि वहां एक कॉर्प्स है। इसका मतलब था कि हीथ एक लिसनर है और उसकी सुनने की शक्ति नॉर्मल लोगों और बियॉन्डर्स से कहीं ज्यादा है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि कैटलिया ने पहले ही बताया था कि इन समुद्रों में ऐसी आवाजें हैं जो एक डेमी गॉड तक को पागल कर सकती हैं या उसका कंट्रोल छीन सकती हैं। तो सोचो इस सीक्वेंस सिसरोज बिशप का क्या हाल होगा। क्लेन को ये रियलाइज होता है कि अगर हीथ ने गलती से भी वो खतरनाक आवाजें सुन ली तो वो या तो पागल हो जाएगा या अपना कंट्रोल खो देगा और पूरी शिप को खतरे में डाल देगा। ये सिचुएशन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसी थी और मेरे हिसाब से राइटर ने यहाँ आगे के लिए टेंशन बिल्ड करने का बहुत अच्छा काम किया है। खैर, इस इंसिडेंट के बाद क्लेन को जरों की भूख लग रही थी क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, लेकिन डाइनिंग हॉल में सब कुछ तहस नहस पड़ा था। बियर, बटर और खाना जमीन पर गिरा हुआ था। उसे एक ब्रेड का टुकड़ा दिखता है और वो सोचता है कि ऊपर की लेयर हटाकर खा लेता हूं, पर फिर उसे याद आता है कि ये हरकत गेहरमन स्पैरो के ठंडे और खतरनाक पर्सोना को सूट नहीं करेगी। ये छोटी छोटी डिटेल्स कैरेक्टर को और भी रियल और इंटरेस्टिंग बनाती हैं। खैर, कैटलिया शेफ को दोबारा सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने का ऑर्डर देती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद क्लेन डेक पर टहलने के लिए निकल जाता है। उस वक्त समुद्र ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर की तेज धूप उस पर पड़ रही हो, पूरा पानी गोल्डन चमक रहा था। तभी उसे दूर एक रोशनी का पॉइंट दिखाई देता है। जैसे जैसे शिप पास जाती है वो रोशनी और भी क्लियर होती जाती है। और भाई साहब, जो नजारा उनके सामने आता है वो अनबिलीवेबल था। प्योर डायमंड के बने हुए 4 विशाल पिलर्स समुद्र के अंदर से निकले हुए थे और उन पिलर्स के ऊपर एक पूरा का पूरा फ्लोटिंग लैंड टिका हुआ था। ये एक ऐसा सीन था जो किसी लेजेंड या मिथक का हिस्सा लगता हो, लेकिन उस आइलैंड पर हर चीज जली हुई और काली थी, एक भी पौधा नहीं था। तभी उस आइलैंड से एक बहुत तेज और डरावनी चीख की आवाज आती है। इसके थोड़ी ही देर बाद सोने से बने हुए 2 घोड़े एक खूबसूरत सा सोने का रथ खींचते हुए उस आइलैंड से बाहर निकलते हैं। जैसे ही ये होता है, कैटलिया की आवाज पूरे जहाज में गूंजती है, सब नीचे देखो, उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा। क्लेन, जो कभी भी फालतू में बहादुरी नहीं दिखाता, फौरन अपना सिर झुकाकर अपने जूतों को देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि डेक पर धूप अचानक बहुत ज्यादा तेज और फिर वापस नॉर्मल हो गई। जब कैटलिया की आवाज आती है कि अब सब ठीक है, तो क्लेन अपना सिर ऊपर उठाता है। वो सोने का रथ और घोड़े गायब हो चुके थे, पर जब क्लेन अपने आसपास नजर दौड़ाता है तो उसके होश जाते हैं। उससे सिर्फ 7 मीटर की दूरी पर खड़ा एक पायलट गायब हो चुका था। उसकी जगह पर डेक पर सिर्फ 2 काले जले हुए पैरों के निशान बचे थे और हवा में उसकी राख उड़ रही थी। भाई, ये सीन पढ़कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मतलब अगर एक सेकंड के लिए भी ऊपर देख लिया होता तो इंसान सीधा भाप बन जाता। क्लेन मन ही मन सोचता है कि शुक्र है एडमिरल ऑफ स्टार्स जैसी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन उसके साथ है, वरना अब तो पूरी टीम का सफाया हो गया होता। इसके बाद कुछ देर तक सब कुछ शांत रहता है। क्लेन लंच के लिए जाने ही वाला होता है कि अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। आसमान, जो अब तक दोपहर जैसा तो था, एक पल में घना और काला हो जाता है, जैसे किसी ने सूरज का स्विच ही ऑफ कर दिया हो, और दिन से सीधे रात हो जाती है। और फिर से कैटलिया की आवाज गूंजती है जो सबको इंस्ट्रक्शन देती है, सब अपने अपने कमरे में जाओ या कोई भी कोना पकड़ो और सो जाओ, और तब तक मत उठना जब तक तुम्हारे अपने आप खुले। फ्रैंकली, जो हमेशा की तरह क्यूरियस था, जोर से पूछता है, और अगर हम नहीं सोए तो क्या होगा? कैटलिया का जवाब सुनकर सबकी हालत खराब हो जाती है। वो कहती है, जब हम जागेंगे तो तुम यहाँ नहीं होगे और तुम्हें फिर कभी ढूंढा नहीं जा सकेगा। सोचो उस जगह की रात कितनी ज्यादा खतरनाक होगी कि वहां जागने का मतलब है हमेशा के लिए गायब हो जाना। क्लेन कोई रिस्क नहीं लेता और फौरन अपने कमरे में चला जाता है। सोने से पहले वो एक पेपर क्रेन निकालता है और उस पर जल्दी से 2 सवाल लिखता है। पहला, सोनियासी के सबसे खतरनाक हिस्से में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा, वहां मरमेड्स कहाँ मिल सकती हैं। इसके बाद वो बिना कोट उतारे ही बिस्तर पर लेटता है और मेडिटेशन की मदद से फौरन सो जाता है। और यहाँ चैप्टर का एंड एक बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग सीन के साथ होता है। क्लेन एक सपने में जागता है और उसे पता होता है कि ये एक सपना है। वो खुद को एक पहाड़ की चोटी पर पाता है और जब वो सामने देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो उसके सामने एक और पहाड़ था जिस पर अनगिनत आलीशान महल, मीनारें और विशाल शहर की दीवारें बनी हुई थीं।
ये शहर इतना बड़ा और शानदार था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसानों के रहने के बना ही नहीं है, बल्कि किसी मिथक या कहानी का हिस्सा है। और उस पूरे शहर पर सूरज डूबने की रोशनी एक जगह पर जम गई थी, जैसे वक्त ही रुक गया हो। तभी क्लेन की नजर पास के एक पत्थर पर पड़ती है, जहां कैटलिया अकेले बैठी थी और उसी शहर को देख रही थी। इससे पहले कि क्लेन उससे कुछ कहती हैं, कैटलिया हम सबका एक शेयर्ड ड्रीम है। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है एक और जबरदस्त क्लिफहैंगर के साथ। तो भाई चैप्टर 649 शुरू होता है क्लेन के साथ, और सिचुएशन ये है कि वो एक बहुत ही अजीब सपने में है। एक्चुअली ये एक शेयर्ड ड्रीम है, मतलब उस खतरनाक पानी वाले एरिया में जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं वो सब रात में एक ही सपना देखते हैं। कैटलिया यानी कि एडमिरल ऑफ स्टार्स उसे बताती हैं कि ये एक तरह का प्रोटेक्शन है, और जो भी इस सपने में नहीं आता, मतलब जो सोता नहीं है, वो सीधा गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है, मरता क्यों नहीं, इसका आइडिया तो क्लेन को भी नहीं था, क्योंकि उसने खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो सीन यह है कि क्लेन और कैटलिया एक चट्टान पर बैठे हैं और उनके सामने एक बहुत ही शानदार मैजिकल सिटी दिखाई दे रही है। इतनी कमाल की कि ऐसी सिटी सिर्फ कहानियों में हो सकती है। क्लेन के दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि यार, अगर ये सपना सच में यहाँ के सभी क्रीचर्स के सपनों को मिलाकर बना है, तो इतनी इमेजिनेटिव सिटी किसके दिमाग की उपज हो सकती है। उसने कुछ सेकंड्स तक उस शहर को देखा और फिर कैटलिया से पूछा। कैटलिया बस उस शहर को घूर रही थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई हो, और उसने धीरे से कहा, पता नहीं, जब भी हम सपने में आते हैं ये शहर दिखता है, लेकिन इसके पास जाना इम्पॉसिबल है। उसने ये भी बताया कि क्वीन मिस्टिक के हिसाब से ये जगह फेसाक के ग्रेट व्हाइट हॉल जैसी दिखती हैं, जो गॉड ऑफ कॉम्बैट के चर्च का हेडक्वार्टर है। क्वीन मिस्टिक के पास जरूर अपने कुछ गेस होंगे, लेकिन उसने कभी कैटलिया को बताया नहीं। ये सुनते ही क्लेन सोचता है कि उसे आसपास का एरिया एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि उनका शिप फ्यूचर अभी इन वाटर्स से जल्दी नहीं निकलने वाला, तो उसे कई बार इस ड्रीम वर्ल्ड में आना पड़ेगा। इसलिए सेफ्टी के लिए और जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक्सप्लोरेशन तो बनता है, और ऐसे काम के लिए एक पार्टनर तो चाहिए ही होता है। तो उसने कैटलिया से पूछा, लेकिन कैटलिया वहीं अपने घुटनों को पकड़कर बैठी रही और एकदम बच्चों वाले टोन में बोली, नॉट इंटरेस्टेड। ये सुनकर क्लेन एक पल के लिए शॉक हो गया। मतलब एक मैच्योर पायरेट एडमिरल ऐसे जवाब कैसे दे सकती है। ये बिहेवियर उसके एडमिरल ऑफ स्टार्स वाले प्रोफाइल से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। वो एक जिद्दी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। फिर क्लेन को रियलाइज हुआ। उसने एक गेस लगाया कि कैटलिया सपने में पूरी तरह से होश में नहीं है। उसे पता है कि वो एक सपने में है, लेकिन वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। इसका मतलब ये था कि उसके दिल में जो दबी हुई फीलिंग्स और पर्सनालिटी है, वो अनजाने में बाहर आ रही थी। अब उसे समझ आया कि कैटलिया उस मैजिकल सिटी के पास क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि उसके अंदर से कभी उसे एक्सप्लोर करने की इच्छा ही नहीं थी। क्लेन ने उसे एक बार और टेस्ट करने के लिए कहा, शायद हमें वहां कुछ मिल जाए। नहीं जाना, कैटलिया ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं यहीं वेट करूंगी। वेटिंग। उसकी इस रिएक्शन से क्लेन को कंफर्म हो गया कि वो सच में सेमी कॉन्शियस स्टेट में है। तो उसने और टाइम वेस्ट नहीं किया, उस चट्टान से नीचे कूद गया। नीचे पहुंचकर उसने मुड़कर देखा, कैटलिया अकेली वहां बैठी थी और सामने वाले शहर की रोशनी से उसकी एक लंबी परछाई बन रही थी, जो सूखे पेड़ों की परछाइयों में मिल रही थी। सीन थोड़ा सा सैड और अकेलापन वाला था, और क्लेन ने सोचा कि यहाँ एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है जो इस सपने के इमोशंस को समझ सके। खैर, उसने आसपास देखा कि किस डायरेक्शन में एक्सपिया जाए, और उसे रियलाइज हुआ कि वो किसी भी तरफ जाए, रास्ता एक ब्लैक क्लॉइस्टर यानी कि एक काले मठ की तरफ ही जाता था। जब कोई और चॉइस नहीं थी तो उस मठ के पिच ब्लैक दरवाजे की तरफ चला गया। वो दरवाजा लगभग 10 मीटर्स ऊंचा था, मतलब इंसानों के लिए तो बिल्कुल नहीं बना था। क्लेन ने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। क्रिक। दरवाजा उसकी सोच से कहीं ज्यादा भारी था। उसके मसल्स फूल गए, चेहरा लाल हो गया, लेकिन दरवाजा बस जरा सा हिला। फिर उसे याद आया कि ये तो एक सपना है, और सपने में अगर आप किसी चीज पर बिलीव करते हो तो वो हो सकता है। उसने मन में सोचा कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है, और उसने क्रिपिंग हर ग्लव की पावर एक्टिवेट की। डार्क ग्रीन लाइट के बीच उसे एक ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ मिल गई। उसके हाथ पैर मोटे हो गए। स्क्रीच। इस बार एक गहरी आवाज के साथ वो भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर 2 डार्क टावर्स थे जो ब्रिजेस से जुड़े हुए थे, और बीच में एक बहोड़ा ग्रे कलर का स्क्वायर था। उस स्क्वायर में जगह जगह गड्ढे थे जिनमें बड़े बड़े तीर धंसे हुए थे, और कई जगहों पर आग के ढेर थे, जैसे यहाँ कोई बड़ी लड़ाई हुई हो। क्लेन ने जैसे ही स्क्वायर में कदम रखा, उसे वहां फ्रैंकली, नीना, ओटोलोव जैसे बाकी मेंबर्स भी दिख गए। अब वो कंफ्यूज हो गया, क्या ये उन सबका सपना है, या फिर हर किसी का सपना अलग है और उन्हें इस दुनिया में रैंडली कहीं भी प्लेस कर दिया जाता है। फ्रैंकली उसके सबसे करीब था। वो हाथ में एक फावड़ा लेकर कुछ खोद रहा था, और उसके बगल में वही ब्रेड और रोस्टेड फिश पड़ी थी जो पहले शिप पर गिरी थी। क्लेन ने सोचा, ये बंदा सपने भी इन चीजों को खाद की तरह यूज करने का प्लान बना रहा है। उसने पास जाकर पूछा, क्या कर रहे हो? फ्रैंक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कुछ छोटी चीजें उगा रहा हूं। उन्हें कुछ टाइम के लिए मिट्टी में सोना होगा, तभी वो बड़ी होंगी। क्लेन ने थोड़ी चिंता और थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, इनका यूज क्या है? फ्रैंक ने खुशी से बताया, ये फंगस की एक क्रॉस ब्रीड है। ये बैलों से दूध निकलवा सकती हैं। इस तरह हम और ज्यादा दूध मिलेगा।
ये सुनते ही क्लेन का चेहरा ही उतर, मन में बस यही आया, भाई उन बैलों को तो बख्श दे। उसने पूछा, क्या ये सफल होगा? फ्रैंक ने सीरियस होकर कहा, इफेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे चिंता है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्लेन ने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान करे वो कभी रिप्रोड्यूस ना कर पाएं, और वो आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे नीना और नेविगेटर ओटोलोव एक टूटे हुए पिलर के पास बैठकर पीते हुए दिखे। ओटोलोव नीना से कह रहा था, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो पायरेट क्रू छोड़कर किसी आदमी से शादी करके सेटल हो जाओ? कोई भी पूरी लाइफ समंदर में नहीं बिताना चाहता। क्लेन को उसकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो कहना चाह रहा है कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती। क्लेन ने मन में सोचा, मिस्टर नेविगेटर, आप नीना के फादर की उम्र के हैं, अपनी हेल्थ का तो ख्याल रखो। नीना ने एक घूंट बियर पी और बोली, नहीं वो लाइफ मुझे नहीं चाहिए। मैं पहले भी सेटल होने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मैं बोरियत बर्दाश्त नहीं कर पाई। हर दिन लकड़ी उठाना, घर पर रहना, बार नहीं जा सकती, हंटिंग पर नहीं जा सकती, ऐसी लाइफ कौन जिएगा? इससे अच्छा तो शिप पर है, हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, और मैं लड़कों को ट्रेन मजाक भी उड़ा सकती हूँ। क्लेन ने सोचा, एक सच्ची फीमेल पायरेट, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। उसने ये भी सोचा कि वो नीना की चॉइस से डिसएग्री नहीं करेगा, लेकिन अगर वो मर्डर या लूटपाट करती है तो अगली बार मिलने पर उसकी बाउंटी क्लेम करने में भी नहीं हिचकिचाएगा। फिर उसकी नजर कोने में एक परछाई पर पड़ी जो नॉर्मल नहीं लग रही थी। वहां ब्लडलेस हीथ डॉयल छिपा हुआ था। क्लेन ने सोचा, ये बंदा सपने में भी परछाइयों में छिपा है। साइकोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा लैक ऑफ सिक्योरिटी का नतीजा है। इन सब इग्नोर करके क्लेन एक और बड़े, लगभग 10 मीटर ऊंचे दरवाजे के पास पहुंचा और उसे धक्का दिया। दरवाजा खुलने के बाद जो दिखा उसे देखकर क्लेन की आंखें वहीं जम गईं। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें 2 लाइनों में पत्थर के पिलर्स लगे थे। हॉल में अंधेरा था, लेकिन दरवाजा खुलने से बाहर की रोशनी अंदर आई और सब कुछ साफ दिखने लगा। क्लेन ने देखा कि छत पर गोल्ड कलर के म्यूरल्स यानी कि पेंटिंग्स बनी हुई थीं, जो एक दूसरे से जुड़ी थीं, और उन्हें देखकर कि मैजिकल और पवित्र फीलिंग आ रही थी। थंप थंप, एक आदमी क्लेन की तरफ पीठ करके खड़ा था और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर एक बड़े पेड़ को काट रहा था। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट पहना हुआ था और वो शिप के किसी भी पायरेट जैसा नहीं लग रहा था। क्लेन का दिल डूब गया। क्या इन वाटर्स में कोई और भी है, या ये वही मिस्टीरियस आंखें हैं जो शिप पर नजर रख रही थीं? वो धीरे धीरे सावधानी से उस आदमी के पास गया। वो एक यंग लड़का था जिसके ब्लॉन्ड हेयर थे और उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखें बहुत फोक्स्ड थीं। पूछा, क्लेन ने, क्या कर रहे हो और ये कौन सी जगह है? उस यंग लड़के ने बिना मुड़े अपने कान को छुआ और कहा, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मेरा शिप डूब गया है और मैं अपने लिए एक छोटी बोट बनाने में बिजी हूं। मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। क्लेन ने एक और सवाल पूछा, तुम कौन हो? मैं हूं अनल की एंडरसन। जब से मैंने वो म्यूरल देखा है मेरी किस्मत ही खराब हो गई है। उस लड़के ने एक डायरेक्शन में इशारा किया। क्लेन ने उसकी उंगली के डायरेक्शन में देखा और वहां एक म्यूरल था। उस म्यूरल में आग का एक समंदर था जो बीच में से फटा हुआ था और एक रास्ता बना रहा था। उस रास्ते पर लोगों की एक लंबी लाइन थी जो या तो भक्ति में सिर झुकाए थे या जमीन पर लेटे हुए थे, और उनका डेस्टिनेशन समंदर की गहराई में था। उनका लीडर एक लंबा आदमी था जिसके सिल्वर बाल थे, उसकी आंखें बंद थीं और उसकी पीठ पर पंखों की कई लेयर्स थीं। ये देखते ही क्लेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने उस म्यूरल के लीडर को पहचान लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि एंजल ऑफ फेट था, जिसके बारे में लिटिल सन ने एक बार बताया था। वो था टेल डिवोर औरोबोरोस। तो भाई, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्लेन और एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया एक बहुत ही अजीब और खतरनाक जगह पर फंस गए हैं, जहां रात होते ही सबको एक कॉमन ड्रीम में खींच लिया जाता है। और इसी ड्रीम वर्ल्ड में क्लेन की मुलाकात होती है एंडरसन हुड से, जो खुद को दुनिया का सबसे अनलकी इंसान मानता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है उसी ड्रीम वर्ल्ड से। क्लेन एक बड़े से हॉल में खड़ा है और उसकी नजर एक दीवार पर बने म्यूरल पर पड़ती है, और उसे देखते ही क्लेन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस म्यूरल में बना लीडर कोई और नहीं बल्कि एंजल ऑफ फेट औरोबोरोस था। ये वही किंग ऑफ एंजल्स है जो किस्मत के साथ खेलता है और लोगों को एक ही साइकिल में फंसा देता है। इसे देखते ही क्लेन को एक सेकंड के लिए लगा कि कहीं ये उसके अपने सपने का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर उसने तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो एंडरसन को पर्सनली नहीं जानता था, तो उसके सपने में एंडरसन के ड्रीम का आना लॉजिकल नहीं था। फिर उसे एंडरसन की बात याद आती है कि वो इस म्यूरल को देखने के बाद ही अनलकी हुआ था। मतलब ये पूरा ड्रीम वर्ल्ड एंडरसन का है, या कम से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। यहाँ से कहानी और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। जब क्लेन उस म्यूरल को ध्यान से देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये वैसा नहीं है जैसा लिटिल सन ने ट्रू क्रिएटर के मंदिर में देखा था। यहाँ बैकग्राउंड में गोल्ड आग वाला समुद्र था, जबकि पहले वाले में एक वीरान मैदान था। यहाँ डेस्टिनेशन समुद्र की गहराई थी और वहां एक पहाड़ था जिस पर एक क्रॉस बना था। मतलब म्यूरल तो सेम थीम का था, लेकिन सीन अलग था। क्लेन का दिमाग तेजी से काम करता है और वो अंदाजा लगाता है कि ये कि पिलग्रिमेज यानी तीर्थयात्रा के अलग अलग स्टेजेस की यादें हैं। अब सोचो, क्लेन के दिमाग में पूरी कहानी बनने लगती है। बहुत समय पहले फोर्थ एपोक में औरोबोरोस कुछ भक्तों को लेकर इस रास्ते से गुजरा होगा। शायद वो ट्रू क्रिएटर के बचे हुए फॉलोअर्स थे। वो लोग अपने दुश्मनों से बचते हुए एक नाव पर इस समुद्र को पार कर रहे होंगे।
फिर किसी वजह से उन्होंने नाव छोड़ दी और समुद्र को पार करके फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड में पहुंच गए और वहीं से रोज रिडेम्पशन और ऑरोरा ऑर्डर जैसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत हुई होगी। ये थ्योरी सुनकर मेरे तो गूज़बम्प्स आ गए थे। मतलब क्लेन ने सिर्फ एक म्यूरल देखकर कितनी बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर दी। और अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब ये है कि फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड में बसी सिटी ऑफ सिल्वर का बहुत ही ज्यादा अंधकार में है। वो लोग बेचारे हजारों सालों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे टर, जो कि एक एविल गॉड है, पूरी तरह से जाग गया तो उनकी पूरी सिविलाइजेशन एक झटके में खत्म हो जाएगी। ये सोचना ही कितना डरावना है कि आपकी पूरी मेहनत और स्ट्रगल एक गॉड के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे समुद्र की लहरें जब किनारे से टकराकर वापस जाती हैं तो अपने साथ सारे बुलबुले भी ले जाती हैं, वैसे ही सिटी ऑफ सिल्वर का वजूद मिट जाएगा। ये सब सोचकर क्लेन भी काफी पेसिमिस्टिक हो जाता है, लेकिन फिर वो खुद को समझाता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है। हो सकता है ट्रू क्रिएटर इतनी आसानी से ना जागे क्योंकि उसे 7 गॉड्स ने सील करके रखा है, इसलिए सिटी ऑफ सिल्वर के पास अभी भी मौका है। उन्हें बस उस एविल गॉड के जागने से पहले बाहरी दुनिया से जुड़ने का रास्ता खोजना होगा। मेरे हिसाब से ये क्लेन के कैरेक्टर का एक बहुत अच्छा पार्ट है। वो कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में हो हमेशा एक उम्मीद की किरण ढूंढ ही लेता है। तभी क्लेन को अचानक डर लगने लगता है कि कहीं वो भी औरोबोरोस के बनाए हो किसी फेट के साइकिल में फंस गया हो। एक पल के लिए उसका मन करता है कि वो तुरंत ग्रे फॉग के ऊपर जाए, अपनी यादें चेक करे, लेकिन वो खुद को रोकता है। वो म्यूरल को फिर से देखता है और नोटिस करता है कि यहाँ किस्मत के सर्कल का कोई सिंबल नहीं है, बल्कि सिर्फ बैड लक का सिंबल है, जो एंडरसन की सिचुएशन से परफेक्टली मैच करता है। क्लेन खुद को दिलासा देता है कि अगर वो सच में किसी लूप में फंस भी गया तो मंडे को जब टैरो क्लब नहीं होगा तो मिस जस्टिस और बाकी लोग उसे प्रेयर करके कांटेक्ट करेंगे और वो बच जाएगा। ये सुनकर मुझे लगा कि हाँ, आखिर वो द फूल है, उसके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता है। खैर, क्लेन फिर उस हॉल में आगे देखता है जो अंदर की ज्यादा और भी अंधेरा और डरावना था। वहां दोनों तरफ लकड़ी के दरवाजे थे और पता नहीं उनके पीछे क्या था। उस क्रीपी सीन को देखकर क्लेन की आगे जाने की हिम्मत नहीं होती। मतलब जहां एक किंग ऑफ एंजल्स का म्यूरल हो वहां अंदर और क्या के खतरनाक चीजें हो सकती हैं, कोई नहीं जानता। अननोन का डर सबसे पुराना डर होता है और क्लेन यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो वापस मुड़ता है और एंडरसन के पास जाता है, जो एक बड़े से पेड़ को काटकर नाव बनाने की कोशिश कर रहा था। क्लेन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंडरसन बड़े एटीट्यूड में जवाब देता है, मैं एक ट्रेजर हंटर हूँ, तो मैं यहाँ और क्या करूंगा? क्लेन पूछता है, यहाँ को खजाना है क्या? इस पर एंडरसन की आवाज गहरी हो जाती है और वो कहता है, इस पानी में हर जगह खजाना है, बस तुम उसे लेकर जिंदा बच जाओ। ये लाइन काफी डीप थी। क्लेन फिर उससे पूछता है कि ये जगह आखिर है क्या? एंडरसन बताता है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसके एक तिहाई साथी अंदर गए थे एक्सप्लोर करने और कभी वापस नहीं आए। क्लेन पूछता है, रियल वर्ल्ड में या ड्रीम वर्ल्ड में? एंडरसन हंसकर कहता है, रियल वर्ल्ड में। ड्रीम वर्ल्ड में एक्सप्लोर करने वाले दूसरे एक तिहाई साथी थे और वो भी कभी वापस नहीं आए। ये सुनकर तो क्लेन के भी रोंगटे खड़े हो गए। मतलब 2 तिहाई लोग गायब हो चुके थे। जब क्लेन पूछता है कि रियल वर्ल्ड में उनकी बॉडीज का क्या हुआ, तो एंडरसन बताता है कि वो सब मॉन्स्टर्स में बदल गए और बाकी साथियों को भी मार डाला। इतना बोलते बोलते वो अपनी कुल्हाड़ी से जोर से पेड़ पर वार करता है और तभी क्लैंग की आवाज आती है। कुल्हाड़ी टूट जाती है और उसका एक टुकड़ा सीधा एंडरसन के सीने में घुस जाता है। खून का फव्वारा छूट पड़ता है, लेकिन एंडरसन को देखकर लगता है जैसे उसे आदत हो गई है। वो मुस्कुराते कह, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत अनलकी हूं। शुक्र है मेरा हैंडसम चेहरा बच गया। मतलब बंदा इतनी बुरी हालत में भी फ्लर्ट करना नहीं छोड़ रहा था। क्लेन उसे अपना घाव साफ करते और दवाई लगाते हुए देखता है और उसे समझ आता है कि एंडरसन को ऐसी चोटों की आदत हो चुकी है। वो अपनी जेब में रखे सिक्कों से खेलते हुए एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, जब तुम्हारे साथी एक्सप्लोर करने गए थे तो क्या तुम उन लोगों में से थे जो म्यूरल को स्टडी करने के लिए पीछे रुक गए थे? एंडरसन एक पल के लिए रुकता है और फिर एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, नहीं, मैं एक्सप्लोर करने वाली टीम का हिस्सा था। ये सुनते ही क्लेन के होश उड़ जाती हैं। उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। अगर एंडर गया था और वापस नहीं आया तो फिर ये एंडरसन कौन है? इसका मतलब था कि सामने खड़ा एंडरसन या तो कोई मॉन्स्टर है या कोई बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक उसी पल एक तेज रोशनी होती है और सब कुछ सफेद हो जाता है। क्लेन की आंखें खुलती हैं और वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। वो अपनी पॉकेट वॉच निकालकर देख के पता चलता है कि सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है। वो रात बहुत छोटी थी। क्लेन को एहसास होता है कि वो अनल की एंडरसन दिखने में जितना नॉर्मल था, असल में उतना ही खतरनाक था। तभी उसे याद आता है कि स्नेक वेलोसेप्टिन ने उसे अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। क्लेन सोचता है कि शायद इस ड्रीम वर्ल्ड की वजह से वो उसे लोकेट नहीं कर पाया, या फिर उसने औरोबोरोस की ऑरा को सेंस कर लिया और डर के मारे पास नहीं आया। ये चेक करने के लिए क्लेन दोबारा सोने का फैसला करता है, लेकिन पहले वो कैटलिया से पूछता है कि क्या दिन में सोना सेफ है। कैटलिया हाँ बोलती है और पूछती है कि क्या वो ड्रीम में बहुत एक्टिव था। क्लेन मौके का फायदा उठाकर अपने लॉर्ड यानी द फूल को क्रेडिट दे देता है ताकि फ्यूचर में अपनी पावर्स दिखानी पड़े तो किसी को शक न हो। वो वापस अपने रूम में जाकर सो जाता है और फिर से उसी ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाता है। इस बार उसे वेलोसेप्टिन का मैसेज मिलता है जो टैरो कार्ड्स पर लिखा हुआ था, और वो मैसेज बहुत ही डरावना था।
उसमें लिखा था, यहाँ बहुत सारे खतरे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा रात में आने वाला सपना है। उस सपने को एक्सप्लोर मत करना, बिल्कुल भी एक्सप्लोर मत करना, क्योंकि उस जगह पर एक देवता के छोड़े हुए सपनों के हिस्से हैं। ये वार्निंग पढ़कर चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारे दिमाग में एक ही सवाल छोड़ जाता है कि आखिर उस सपने की गहराई में ऐसा कौन सा राज छुपा है। तो भाई विल ऑसेप्टिन की वार्निंग देखते ही क्लेन को सबसे पहले लगा कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। शुक्र है मैंने मौत को दावत नहीं दी और एक्सप्लोरेशन जारी नहीं रखा। ये सोचकर उसने राहत की सांस ली। हालांकि उसने सपने में औरोबोरोस रेटेड म्यूरल देखा था और उस डरावने मॉन्स्टर एंडरसन को भी, जो किसी वजह से म्यूटेट हो गया था। फिर भी वो फिजिकली किसी खतरनाक सिचुएशन में नहीं फंसा था। अब उसके मन में ये सवाल था कि क्या अगले सपने में वो रैंडमली किसी नई जगह पर अपीयर होगा या फिर कहानी वहीं से कंटिन्यू होगी। अगर बाद वाला ऑप्शन हुआ तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि एंडरसन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब न किया जाए ताकि वो एग्रेसिव न हो। वो सोचता है कि मैं बस उसी रास्ते से वापस चला जाऊंगा और उस ब्लैक क्लोइस्टर को छोड़ दूंगा। ये सब सोचते हुए क्लेन अपनी नजरें हटाता है और लेटर पढ़ना जारी रखता है। लेटर में आगे लिखा था, सपने के अलावा बाकी चीजें उतनी मुश्किल नहीं है जब तक तुम उन खंडहरों के पास जाने की कोशिश नहीं करते, या मिड डे में आसमान में उड़ने वाली चीज को सीधे नहीं देखते, या उन तूफानों को चैलेंज नहीं करते जो आने से पहले अच्छी खासी वार्निंग देते हैं। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस तुम्हें सेफ सी रूट्स फॉलो करने हैं जो पहले से वेरीफाइड हैं। रही बात मरमेड्स की, तो बस आगे बढ़ते रहो, वो तुम्हें मिल ही जाएंगी, क्योंकि अपने लेवल पर वो सिर्फ सेफ एरिया में ही रहती हैं और ऐसे एरियाज बहुत ज्यादा नहीं हैं। आखिर में मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ स्मूथली हो जाए। तुम्हारा दोस्त, जो शायद अपनी मैच्योरिटी के क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचने की वजह से गहरी नींद में हो सकता है, विल ऑसेप्टिन। ये आखिरी सेंटेंस काफी लंबा और अजीब था, लेकिन क्लेन तुरंत समझ गया कि स्नेक ऑफ एट क्या कहना चाहता है। उसका मतलब था, मेरे पैदा होने से पहले मुझे तब तक डिस्टर्ब मत करना जब तक कोई बहुत ही जरूरी और क्रिटिकल बात न हो। क्लेन मन ही मन जवाब देता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उसे खुद पर कोई भरोसा नहीं था। उसे पता कि अगर वो सक्सेसफुली एडवांस हो गया तो उसे जल्द ही सीयर पाथवे के सीक्वेंस 4 पोशन फॉर्मूला के लिए विल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मरमेड्स को खोजने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हुए क्लेन तुरंत सपने से बाहर निकला, अपनी हेड पहनी और पायरेट्स के डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिया। ड्रीम की वजह से ज्यादातर खाना ठंडा हो चुका था, लेकिन पायरेट्स फिर भी बड़े मजे से खा रहे थे। आखिर कोई मरा नहीं था और यही सबसे बड़ी बात थी। जब ऐसे किसी मिस्टिकल एनकाउंटर में कोई नहीं मरता तो उन्हें ब्रैग करने के लिए एक और कहानी मिल जाती है, तो सब खुश थे। तभी फ्रैंकली एक प्लेट लेकर क्लेन के सामने बैठ गया और गर्मजोशी से पूछा, क्या तुम्हें एक कप दूध चाहिए? सपने हुई बात को याद करते ही क्लेन ने एकदम डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ जोर से अपना सिर हिलाया। मतलब नहीं। अंदर ही अंदर वो इस बात से बहुत डरा हुआ था कि कहीं शिप पर मौजूद सारा दूध फ्रैंक के एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स में से एक न हो। फ्रैंक ने बुरा नहीं माना और खुद एक घूंट दूध पी गया और बोला, मुझे याद है मैंने तुम्हें सपने में उन छोटी चीजों के बारे में बताया था। क्लेन ने हाँ में जवाब दिया और सॉस में पकी हुई ड्रैगन बोन फिश को काटना शुरू कर दिया। ये फिश अपनी कम हड्डियों के लिए जानी जाती थी और बैकलैंड में इसे एक मिट्टू हार्ड डिश माना जाता था, लेकिन यहाँ इसे आसानी से पकड़ा जा सकता था। फ्रैंक हंसते हुए बोला, मेरा डिस्क्रिप्शन उस समय थोड़ा गलत था। उनका असली मकसद ये था कि वो लैक्टेशन की स्टेट में न होने पर भी सक्सेसफुली दूध प्रोड्यूस कर सकें, चाहे वो मेल हो या फीमेल। बस उन्हें वो चीज खिलानी है और जैसे ही खिलाना बंद करोगे वो नॉर्मल हो जाएंगे। इस तरह गायों को कोई टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा और बच्चों को पालने में मर्द और औरत दोनों की बराबर जिम्मेदारी होगी। इससे औरतों को काम पर जाने में भी मदद मिलेगी। क्लेन ये सुनकर हैरान था। एक मिनट, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो गेहरमन स्पायरो का अपना किरदार मेंटेन नहीं कर पा रहा था। उस पल उसे लगा कि क्रेजी का निकनेम गेहरमन का नहीं बल्कि फ्रैंकली का होना चाहिए। मतलब सोचो, ये बंदा मेन और वीमेन की इक्वालिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन उसके तरीके इतने डरावने हैं कि कोई भी डर जाए। फिर क्लेन को याद आया कि चर्च ऑफ अर्थ मदर भी चर्च ऑफ द गॉडेस की तरह ही है। वो भी मानते हैं कि सोसाइटी में औरतों को मर्दों के बराबर दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन वो रिप्रोडक्शन पर ज्यादा जोर देते हैं। उसे ये भी याद आया कि सातों चर्चेस में चर्च ऑफ स्टॉर्म्स और चर्च ऑफ गॉड ऑफ कॉम्बैट मर्दों के फेवर में है। चर्च ऑफ द सन भी कुछ ऐसा ही है, जबकि चर्च ऑफ गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम इंटेलिजेंट के बेस पर भेदभाव करता है और चर्च ऑफ स्टीम न्यूट्रल है। ये सब उसके दिमाग में एक फ्लैश की तरह आया। उसने फ्रैंकली की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कुछ बहुत मामूली बात कही हो, जिससे फ्रैंक काफी खुश हुआ और उसने कुछ और घूंट दूध पी लिया। जब सब पायरेट्स ने अपना लंच खत्म कर लिया तो कैटला ने कैप्टन के केबिन की खिड़कियां खोली और मैजिक से अपनी को एम्पलीफाई करके कहा, हमसे 1.5 नॉटिकल माइल्स आगे एक आइलैंड है। हम वहां रुकेंगे और तूफान के गुजरने का इंतजार करेंगे। इन वाटर्स में जब भी दोपहर से रात में स्विच होता है, एक भयानक तूफान आने की पॉसिबिलिटी होती है। मैं कंफर्म नहीं कर सकती कि ये कब होगा, लेकिन सेफ यही है कि हम इसके गुजरने का इंतजार करें। यह सुनकर किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि समुंदर में तूफान से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता। सब लोग कैटला के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगे और शिप को डॉक करने की तैयारी में लग गए। और इस बात ने क्लेन के लिए विल ऑसेप्टिन की एक और बात कंफर्म कर दी, तूफान के किसी भी साइन को चैलेंज मत करना।
कुछ ही देर में फ्यूचर शिप के सामने बड़े बड़े पेड़ों से ढका एक आइलैंड दिखाई दिया। लगभग आधे घंटे के बाद आसमान अचानक से डार्क हो गया और लेड कलर के बादल एक के बाद एक आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आसपास के सारे पानी को अपनी चपेट में ले लिया हो। एक जोरदार धमाके और धुआं के बीच दूर से एक हरिकेन आता हुआ दिखाई दिया। वो ऊपर बादलों से और नीचे समुंदर से जुड़ा हुआ था और किसी भी लेजेंडरी जायंट से ज्यादा बड़ा लग रहा था, जैसे कोई विशालकाय साम दुनिया को तबाह करने निकला हो। उस भयानक हरिकेन के साथ पहाड़ों जैसी ऊंची लहरें उठ रही थीं और बिजली लगातार समुंदर की सतह पर गिर रही थी। जो पायरेट्स केबिन के अंदर थे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन ऐसा तूफान ज्यादा देर तक नहीं चला। लगभग 15 मिनट्स में ही समुंदर शांत हो गया और हरिकेन खत्म हो गया और आसमान में फिर से सूरज चमकने लगा। कैटला ने पायरेट्स को थोड़ा ब्रेक देते हुए कहा, तुम लोग थोड़ी देर के लिए आइलैंड पर जा सकते हो, लेकिन अंदर मत भटकना, कैनन्स की रेंज में ही रहना। क्लेन को विल की वार्निंग याद थी, इसलिए उसे आइलैंड एक्सप्लोर करने का कोई शौक नहीं था। वो बस किनारे पर टहल रहा था ताकि सॉलिड जमीन पर होने की फीलिंग ले सके। बीच, सनलाइट, पेड़, ये सब देखकर क्लेन को लगा जैसे वो किसी वेकेशन पर आया हो। तभी अचानक उसकी नजर एक तेजी से मूव करते हुए ब्लैक डॉट पर पड़ी। वो एक क्लिफ के किनारे से उनकी तरफ आ रहा था। वो ब्लैक डॉट तेज से बड़ा होता गया और एक इंसान के फिगर में बदल गया। पास ही रेत पर खड़ी कैटला ने भी उस गड़बड़ी को नोटिस कर लिया। वो आधी मुड़ी और अपनी नाक से भारी चश्मा उतारा। जैसे ही वो फिगर पास आया, उसकी एमराल्ड कलर की आंखें दिखीं। उसने एक व्हाइट शर्ट, ब्लैक वेस्ट और ट्राउजर्स पहने हुए थे। उसके ब्लॉन्ड बाल थे। एंडरसन, वो अनल की एंडरसन। क्लेन उसे तुरंत पहचान गया। ये वही डरावना एंडरसन था जो उसे सपने में मिला था। ये वही एंडरसन था जिसने कहा था कि उसके साथी हॉल में एक्सप्लोर करने गए और कभी वापस नहीं आए, लेकिन उसने खुद को एक्सप्लोरेशन टीम का मेंबर बताया था। उसी मोमेंट एंडरसन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। बिना किसी झिझक के गेहरमन स्पैरो के अपने किरदार में क्लेन ने एक चार्म निकाला और एंशिएंट हर्मीस में एक शब्द बोला, स्टॉर्म। टिन से बना चार्म तुरंत शार्प हो गया, एक पतले ब्लेड जैसा। स्पिरिचुअलिटी के इन्फ्यूजन से हवा में एक वाइब्रेशन हुई और क्लेन ने वो चार्म एंडरसन की तरफ फेंक दिया। सू आसमान से शार्प ब्लेड से एक फायरिंग स्क्वाड तरह टारगेट की तरफ शूट हुए। एंडरसन अपना हाथ उठाते हुए कुछ कहने ही वाला था कि उसे वो गहरा और रहस्यमय मंत्र सुनाई दिया और हवा की वो डरावनी आवाज। उसकी नजरें जम गईं। उसने खुद को साइड में फेंक दिया और कई बार गुलाटियां खाईं, जैसे उसके सामने की जमीन जल रही हो। वो विंड ब्लेड्स बीच पर गिरे, रेत में गहरे कट्स बनाते हुए, लेकिन वो बस टारगेट को मिस कर गए। एंडरसन फुर्ती से बचते हुए चिल्लाया, रुको, मैं शांति से आया हूं, मेरा कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। तभी एडमिरल ऑफ स्टार्स ने अचानक एक नाम लिया, एंडरसन हुड, और उसने अपना हाथ उठाकर गेरमन स्पैरो को रोक दिया, जो एक और चार्म निकाल चुका था। वो एंडरसन को जानती है। ये सोचते हुए क्लेन रुका और गहरी आवाज में बोला, वो पहले ही म्यूटेट हो चुका है। मैंने उसे सपने में देखा था। उसे एंडरसन से मिलने पर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सपने में सारे पायरेट्स एक एरिया में थे, जिसका मतलब था कि एंडरसन भी फ्यूचर शिप के बहुत पास था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एंडरसन खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने सरेंडर करते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और बोला, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुमने मुझसे कई सवाल पूछे थे। उस समय मैं बस तुम्हारे साथ एक प्रैंक करना चाहता था। सच में बस मूड को थोड़ा हल्का करने के लिए एक मजाक था। तुम्हें नहीं लगता कि जब मूड अचानक से हॉरर में बदल जाए तो वो एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है? अगर मैंने एक्सप्लोरेशन में पार्ट लिया होता तो मैं अभी तक जिंदा कैसे होता? क्लेन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और मन में सोचा, मुझे इसी बात की तो चिंता है। एंडरसन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं ये सब उसी मोमेंट एक्सप्लेन करने वाला था। मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैं मजाक कर रहा था और तुम्हारी हेल्प मांगना चाहता था ताकि तुम मुझे यहां से ले जा सको, लेकिन उसी मोमेंट सपना खत्म हो गया। डैम इट, मैं सच में बहुत अनलकी हूं। ये अनलकी होने के ट्रेट से तो मैच करता है। क्लेन ने चुपचाप सोचा। वो एक सिक्का उछालकर डिवाइनेशन से उसे टेस्ट करने ही वाला था कि तभी उसने एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटला को कहते हुए सुना, उसकी बात सुनो, वो फॉक्सी में बहुत फेमस है। उसका निकनेम स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। तो भाई, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के चैप्टर 652 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का नाम है मरमेड क्लूज और यहाँ से स्टोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायरेक्शन लेने वाली है। तो सीन यह है कि क्लेन यानी हमारा गेहरमन स्पैरो और एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटली एक अनजान आदमी से मिले हैं जिसका नाम है एंडरसन हुड। और कैटलिया ने अभी अभी इस बंदे को स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के निकनेम से इंट्रोड्यूस कराया है। ये सुनते ही क्लेन शॉक हो जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, वो याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद आता है कि इस आदमी के सर पर तो कोई बाउंटी भी नहीं है। इसका मतलब एंडरसन ने जो ड्रीम वर्ल्ड में अपने बारे में बताया था वो सच था। वो एक पायरेट हंटर नहीं बल्कि एक ट्रेजर हंटर है। और भाई, ये सोचते सोचते अपने गेहरमन के मन में एक फनी थॉट आता है, अगर मैंने एक दो पायरेट एडमिरल्स को मार दिया होता तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर का टाइटल तो मेरा होता। अब देखने हीरो का ईगो। लेकिन वो अपना गार्ड डाउन नहीं करता और एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ एंडरसन को घूरता रहता है। वो सोच रहा था कि अगर इस बंदे ने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो मैं हाथ में पकड़ा हुआ चार्म तुरंत फेंक दूंगा। खैर, एडमिरल ऑफ स्टार्स का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद एंडरसन सीरियसली अपना सर हिलाता है। नहीं, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर नहीं हूं। ये सुनकर क्लेन वही मन में सोचता है, ओह, बंदा काफी हम्बल है, अच्छा है।
लेकिन तभी एंडरसन एक स्माइल के साथ आगे बोलता है, एडमिरल ऑफ स्टार्स, अगर आप सच में जोर देना चाहती हैं तो बेहतर होगा कि आप एक कंडीशन जोड़ दें, बिलो दैट ऑफ अ डेमिगॉड। हाँ, डेमिगॉड के नीचे मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हूँ। ये सुनते ही क्लेन के मुंह का स्वाद ही बदल गया। मतलब जो तारीफ में अभी की थी वो मैं वापस लेता हूँ। क्या कमाल का फ्लेक्स था ये। खैर, जब एडमिरल ऑफ स्टार्स कोई जवाब नहीं देती तो एंडरसन अपनी बात आगे बढ़ाता है। वो बताता है कि ये जो समंदर का एरिया है ये बहुत खतरनाक है, लेकिन यहाँ खजाने भी बहुत हैं। पास्ट में कई एडवेंचरर्स और ट्रेजर हंटर्स यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आए, लेकिन ज्यादातर जिंदा वापस नहीं जा पाए। मैं जिस ट्रेजर हंटिंग टीम में था उसे 2 एक्सपीरियंस हंटर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। उनका दावा था कि उन्हें पता है कि सेफ रूट पर कौन से रूइंस को एक्सप्लोर नहीं करना है और किन्हें ट्राई किया जा सकता है। उन्हें यह भी पता था कि अलग अलग मॉन्स्टर्स का शिकार कैसे करना है और बेकाबू हो चुके एविल क्रीचर्स से कैसे बचना है। एंडरसन कहता है, मैं इन्वाटर्स को लेकर हमेशा से क्यूरियस था, तो मैं उनकी बातों में आ गया और मैंने एक्सपेडिशन ज्वाइन कर लिया। कैटलिया अपनी पर्पल आंखों से उसे देखते हुए पूछती है, और फिर? एंडरसन एक गहरी सांस लेकर कहता है, शुरुआत में सब कुछ बहुत स्मूथ था। हम खतरों से बच रहे थे और हमें पुराने एक्सप्लोरर्स के छोड़े हुए कई रेलिक्स भी मिले। हमने कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार करके इंग्रेडिएंट्स भी जमा किए। लेकिन सब कुछ बदल गया जब हमें एक पानी में डूबे हुए आइलैंड पर एक अजीब सा मंदिर मिला। वहां बहुत सारे म्यूरल्स थे जो अभी भी सही सलामत थे। ये बोलकर वो क्लेन की तरफ इशारा करता है, इस जेंटलमैन ने भी उन्हें ड्रीम वर्ल्ड में देखा है। क्लेन एकदम फ्लैट टोन में जवाब देता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एंडरसन कड़वी स्माइल के साथ कहता है, उनमें से एक म्यूरल बहुत अजीब था। उसमें दिखाया गया था कि समंदर 2 हिस्सों में बैठा हुआ है और बीच से एक यात्रा निकल रही है। उस यात्रा का लीडर एक एंजेल था जिसके लंबे सिल्वर बाल थे और उसका चेहरा बहुत शांत था। मैं उस म्यूरल के सामने पहुंचने वाला पहला इंसान था। मैंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में ही उसकी लाइंस को ट्रेस करने लगा। सच कर रहा हूं, मैंने उसे छुआ तक नहीं था। मैं कम से कम 5 सेंटीमीटर दूर था, लेकिन अचानक उस म्यूरल में बने एंजेल ने अपनी आंखें खोल दी। ये सुनते ही क्लेन के मन में आता है, भाई तेरा निकनेम स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉब्लम अट्रैक्टर होना चाहिए था। मतलब ये बंदा जहां जाता है मुसीबत को खींच ही लेता है। कैटलिया पूछती हैं, सिल्वर बालों वाला एंजेल? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन सा एंजेल है। कम से कम 7 चर्चेस के किसी भी पोर्ट्रेट में वो नहीं था। ये सुनकर क्लेन मन ही मन में सोचता है कि ये एंडरसन आर्ट के मामले में काफी प्रोफेशनल है। नॉर्मल लोगों को इतने रिलीजियस पोर्ट्रेट्स के बारे में पता नहीं होता। जब एंडरसन से कोई जवाब नहीं मिला तो कैटलिया तुरंत क्लेन की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में सवाल थे। उसे लगा कि शायद गहरमन स्पैरो को पता होगा कि वो एंजेल कौन है, और भाई क्लेन को भी पता था कि अगर वो अभी नहीं बताएगा तो मैडम हर्मिट टैरो क्लब में ये सवाल पूछ ही लेंगी। तो उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, टेल डिवाउरर ओरोबोरस। ये नाम सुनते ही कैटिया होश उड़ गए। टेल डिवाउरर ओरोबोरस, एंजल ऑफ फेट, एक किंग ऑफ एंजल्स। उसने कुछ महीने पहले ही टैरो क्लब में मिस जस्टिस से इस नाम के बारे में सुना था और अब रियल वर्ल्ड में उसे इससे जुड़ा एक क्लू मिल गया था। ये स्टोरी के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। एंडरसन भी ये नाम सुनकर सोच में पड़ जाता है। क्लेन आगे कुछ नहीं बोलता से उसे कोई इंटरेस्ट ही ना हो। एंडरसन अपनी कहानी जारी रखता है, मुझे लगा कि मुझे कोई हेल्यूसिनेशन हुआ है, क्योंकि उसके बाद म्यूरल में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। इसके बाद हमारी टीम 2 हिस्सों में बांट गई। ज्यादातर लोग मेरी बात सुनकर डर गए और मंदिर से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन बाकी के 1 तिहाई लोग ज्यादा खजने के लालच में मंदिर के और अंदर चले गए। हमने उनका पूरा 1 दिन इंतजार किया, लेकिन वो वापस नहीं आए। हम सब जानते थे कि कुछ बहुत गलत हो गया है, तो हम तुरंत वहां से निकले और अपनी शिप पर वापस आ गए। ये सुनकर क्लेन का इंटरनल मोनोलॉग फिर से चालू हो जाता है, रुको, तुम लोगों ने अपने साथियों को बचाने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, ऐसी टीम्स में सब सिर्फ अपनी परवाह करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हारे वो साथी शायद अंदर लाशों की उंगलियां खा रहे होंगे। एंडरसन आगे बताता है, उस मंदिर से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। एक तरफ मैं बहुत अनलकी हो गया, मैं कुछ भी करता वो फेल हो जाता। दूसरी तरफ हम अपने सपनों में खुद को कंट्रोल कर पा रहे थे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते थे। इस वजह से मेरे कुछ साथी ड्रीम वर्ल्ड में बहुत गहरे चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। कैटलिया पूछती हैं, और रियल वर्ल्ड में उनकी बॉडीज का क्या हुआ? वो मॉन्स्टर्स में बदल गए और उन्होंने मेरे बाकी साथियों और सेलर्स को मार डाला। हमने जैसे तैसे उन मॉन्स्टर्स को तो मार दिया, लेकिन सेलर्स की कमी और हमारी बुरी किस्मत की वजह से हम तूफान आने से पहले इस आइलैंड तक पहुंच पाए और हमारी शिप डूब गई। मेरे बाकी साथी या तो डूब गए, या बिजली गिरने से मर गए, या पानी के मॉन्स्टर्स ने उन्हें खा लिया। मैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग और लकी था, तो मैं लहरों के साथ बहकर इस लैंड के किनारे आ गया। ये सुनकर क्लेन सोचता है, ये तो सच में एक बदकिस्मत ट्रेजर हंटिंग ग्रुप था। उसे लगता है कि एंडरसन की कहानी ज्यादातर सच है, लेकिन हो सकता है वो कुछ छुपा रहा हो। अपनी कहानी खत्म करने के बाद एंडरसन मुस्कुराकर पूछता है, क्या मुझे आपकी शिप फ्यूचर पर एक पैसेंजर बनने का सम्मान मिल सकता है? मैं किराए के पैसे दूंगा। कैटलिया फिर से क्लेन की तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो कि क्या इसे लेना चाहिए। क्लेन समझ जाता है कि वो उसे लेने के फेवर में है, लेकिन उसे ये भी लगता है कि वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है। अभी क्लेन सोच ही रहा होता है कि एंडरसन जल्दी से बोलता है,
मुझे आगे का रास्ता बहुत अच्छे से पता है। मैं आपको सेफ रूट पर छिपे खतरों से बचा सकता हूँ और मैं आपको मरमेड्स की सिंगिंग वॉइस से भी टाइम पर बचा सकता हूँ। मरमेड्स की सिंगिंग वॉइस, ये सुनते ही क्लेन की आंखें लगभग चमक जाती हैं। बड़ी मुश्किल से उसने अपना गेहरमन स्पैरो वाला इमेज बनाए रखा। उसे तो मरमेड चाहिए ही थी अपनी पोशन के लिए। अब क्लेन को एक फैसला लेना था। तो वो एंडरसन के सामने एक गोल्ड कॉइन निकालता है और मन ही मन में कुछ दोहराता है। एंडरसन हुड प्रॉब्लमेटिक है। असल में वो डिवाइनेशन नहीं कर रहा था, वो बस एंडरसन का रिएक्शन टेस्ट कर रहा था। अगर एंडरसन सच में कोई प्रॉब्लम जाता तो सिक्का हवा में उछला और नीचे गिरा। क्लेन ने उसे देखा और जेब में रखते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में ग्रे फॉग के ऊपर जाकर कंफर्म कर लूंगा। कैटलिया एंडरसन की तरफ देखकर सिर हिलाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन जब हम इन्वर्टर से बाहर निकलेंगे तो तुम्हें अपने पास जो भी है उसका आधा हिस्सा देना होगा। एंडरसन कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, डील। वो काफी रिलैक्स हो जाता है और फिर उन्हें वार्न करता है, वैसे मेरी बुरी किस्मत सिर्फ मुझ तक ही लिमिटेड है, लेकिन सावधान रहना क्योंकि मैं मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता हूं। और जैसे ही वो ये कहता है, पूरा आइलैंड कांप उठता है। जंगल से धुएं का एक गुबार उठता है। एंडरसन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहीं सच में कोई मॉन्स्टर तो नहीं आ रहा? तो भाई, कहानी आगे बढ़ती है और सिचुएशन काफी इंटेंस हो जाती है। हमारे तीनों कैरेक्टर्स यानी क्लेन, एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटली और स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एंडरसन एक सुनसान आइलैंड पर हैं और तभी जमीन में हल्की सी वाइब्रेशन होती है और जंगल के किनारे से एक लगभग 3 मीटर लंबा फिगर बाहर निकलता है। उसकी बॉडी ग्रे व्हाइट कलर की थी, जैसे बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाया गया हो, और उसका चेहरा बिल्कुल प्लेन था, मतलब न आंखें, न नाक, न मुंह, कुछ भी नहीं। उसे देखते ही कैटलिया धीरे से बोलती हैं, स्टोन जायंट। अब क्लेन और एंडरसन को ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। एकदम प्रोफेशनल हंटर्स की तरह उनका पूरा ध्यान उस जायंट पर था। तभी कैटलिया अपने शिप द फ्यूचर की तरफ मुड़ती है, अपना हाथ उठाती है और जोर से कमांड देती है। शिप पर जो पायरेट्स ड्यूटी पर थे उन्होंने फौरन दर्जनों कैनन्स को स्टोन जायंट की तरफ घुमा दिया, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। और फिर बूम बूम बूम, एक के बाद एक के गोले उस जायंट के आसपास गिरने लगे। हर तरफ धूल और आग का गुबार छा गया। जमीन बुरी तरह कांप रही थी और ऐसा लग रहा था कि इस बॉम्बार्डमेंट से कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन भाई, असली शौक तो अब लगना था। वो ग्रेवाइट कलर का जायंट उस धूल और धुएं से बाहर निकला और उसे कोई खास डैमेज हुआ ही नहीं था, बस उसकी बॉडी पर कुछ क्रैक्स आ गए थे और कुछ नहीं। ये देखकर भी कैटलिया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो बड़े आराम से एक्सप्लेन करती है, ये कोई जायंट नहीं है, बल्कि एक तरह का स्टोन गोलेम है। इसका कोर गार्डियन सीक्वेंस पाथवे के सीक्वेंस 5 गार्डियन का मेन इंग्रेडिएंट है, इसीलिए इसका डिफेंस एक्सट्रीमली हाई होता है। ये सुनने के बाद क्लेन को एक पल के लिए लगा कि शायद उसे सुनने में कोई गलती हुई है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, जब आपको पता था कि इसका डिफेंस इतना हाई है तो आपने तोप के गोलों से अटैक क्यों किया? ये तो सीधे सीधे कैनबॉल्स की बर्बादी है। शायद कैटलिया ने उसके मन की बात सुन ली। उसने जायंट को पास आते हुए देखकर कहा, मैंने पहले कभी ऐसे बियॉन्डर क्रीचर का सामना नहीं किया था, तो मैं बस कुछ टेस्ट करना चाहती थी। अब इस रीजन के आगे कोई क्या ही बोल सकता है। क्लेन बेचारा एकदम स्पीचलेस हो गया। मतलब एडमिरल मैडम का स्वैग ही अलग है, पहले रिसोर्स वेस्ट करो फिर बोलो टेस्टिंग चल रही थी। इसी बीच एंडरसन, जो अब तक चुपचाप उस जायंट को ऑब्जर्व कर रहा था, अपना हाथ उठाकर पूछता है, क्या आपके पास कोई है जिसके पास आइस या फ्रॉस्ट डोमेन की बियॉन्डर पावर्स हों? कैटलिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरे पास है। जैसे ही क्लेन ने सुना कि मैडम हर्मिट के पास इसका भी जुगाड़ है, उसने अपने मन की बात मन में ही दबा ली। वो असल में क्रीपिंग हंगर को एक्टिवेट नहीं करना चाहता था, भले ही उसके ज़ॉम्बी के पास आइस पावर्स थीं, क्योंकि उसे पता था कि इस आइलैंड पर उसे खाने के लिए कुछ भी ढंग का नहीं मिलने वाला। तभी कैटलिया अपने वॉरलॉक रोप की एक सीक्रेट पॉकेट से एक ग्रे ब्लैक कलर का स्क्रॉल निकालती हैं और पुराने हर्मीस भाषा में एक शब्द बोलती हैं, फ्रीजिंग। बस इतना ही वो स्क्रॉल ठंडी नीली आग में जलकर राख हो गया और हवा में क्रिस्टल जैसी लाइट की धाराएं बन गईं। वो लाइट सीधे जाकर स्टोन जायंट से टकराई और उसे पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया। लेकिन वो जायंट भी कम नहीं था। कड़कड़ की आवाज के साथ बर्फ की परत टूटने लगी और वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। हालांकि अब उसकी बॉडी का कलर थोड़ा और डार्क हो गया था और उसके मूवमेंट्स पहले से काफी ज्यादा स्लो और स्टिफ हो गए थे। और बस एंडरसन को इसी मौके का इंतजार था। उसने अपने दोनों हाथ ऐसे उठाए जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर हो और जायंट के पैरों के नीचे से ऑरेंज येलो कलर की आग निकलने लगी, जैसे वो किसी ट्रैप में फंस गया हो। अब सोचो, एक तरफ एक्सट्रीम ठंड और फिर अचानक एक्सट्रीम गर्मी। जायंट की बॉडी से भाप निकलने लगी और उसके शरीर पर गहरे क्रैक्स फैलने लगे। एंडरसन ने अपना राइट हाथ पीछे खींचा और उसके हाथ में एक जलता हुआ सफेद भाला बन गया। उस भाले की नोक पर आग इतनी ज्यादा कंडेंस्ड थी कि आंखों को चौंधिया रही थी। और फिर वो भाला हवा में उड़ा और सीधा जायंट के पेट पर बने एक क्रैक में जा घुसा, जिससे वहां एक बड़ा सा छेद हो गया। और यहाँ एक और शॉकिंग चीज हुई, एंडरसन जो बीच पर खड़ा था वो उस भाले के साथ जैसे मर्ज हो गया और अगले ही पल वो जायंट के पीछे पहुंच गया। उसने अपनी लेफ्ट हथेली को मुट्ठी में और उसी छेद से अंदर हाथ डालकर एक जोरदार अपरकट मारा। ये देखने में तो एक सिंपल स्ट्राइक था, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत खतरनाक था। स्टोन जायंट अपनी जगह पर जम गया, उसके अंदर से टूटने की आवाजें आने लगीं
और कुछ ही सेकंड्स में वो पत्थरों के ढेर में बदल गया। भाई ये था एक परफेक्ट क्रिटिकल स्ट्राइक। क्लेन की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कैटलिया ने शांत भाव से कहा, हंटर पाथवे का सीक्वेंस 5 होता है रीपर, और वो अपने शिकार की कमजोरी ढूंढ में माहिर होते हैं। रीपर यानी मौत का सौदागर। क्लेन को अब समझ आया कि एंडरसन इतना खतरनाक क्यों है। उधर एंडरसन उस मलबे के ढेर के पास गया और कुछ ढूंढा, लेकिन कुछ देर बाद उसने सिर घुमाया और उदास सी स्माइल के साथ बोला, ये असली मॉन्स्टर नहीं था। इसका मतलब था कि वॉर से कोई लूट नहीं मिली। और जैसे ही उसने ये बोला, वो मलबा धीरे धीरे गायब होने लगा। ये देखकर क्लेन ने मन में सोचने लगा, तुम जैसे अनल की इंसान को तो कभी कोई ट्रेजर चेस्ट खोलने या लाश लूटने नहीं देना चाहिए। मतलब एंडरसन की किस्मत ही खराब थी। एंडरसन वापस आया और बड़बड़ाने लगा, इन वाटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हर मॉन्स्टर तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा। क्लेन को जवाब पता था। उसने सोचा, ये इसलिए क्योंकि ये बनाए गए मॉन्स्टर्स हैं जो किसी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर का हिस्सा होते हैं। इस पूरी जर्नी में क्लेन को सन, एवरनाइट स्टॉर्म और स्पेक्टेटर पाथ के ट्रेसेस मिले थे, जिससे उसकी थ्योरी और भी पक्की हो गई थी। उसे शक था कि ये जगह सेकंड एपक के पुराने गॉड्स के बीच हुई किसी जंग का बैटलफील्ड है। उसे लगता था कि स्टॉर्म पाथवे एल्फ किंग का था, स्पेक्टेटर ड्रैगन किंग का और एवरनाइट किंग ऑफ डेमोनिक वुल्व्स का। लेकिन सन पाथवे का मिलना उसे कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि 8 पुराने गॉड्स में से किसी के पास भी सन पाथवे नहीं था। फिर उसे याद आया, सिटी ऑफ सिल्वर का क्रिएटर यानी एशियंट सन गॉड, जो एमन और एडम का फादर था। क्लेन ने सोचा, शायद उस क्रिएटर ने जागने के बाद बाकी गॉड से उनकी अथॉरिटीज छीन ली थीं, और ये उसी जंग के बचे हुए निशान हैं। जब क्लेन इन सब ख्यालों में खोया था, तभी एंडरसन ने उससे पूछा, मैं तुम्हें क्या कर बुला सकता हूं? क्लेन ने बस अपना नाम बताया, जर्मन स्पैरो, एरमन स्पैरो। एंडरसन पहले तो चौंक गया, फिर बोला, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम वही एडवेंचरर हो जिसने वाइस एडमिरल एलिमेंट का शिकार लगभग कर ही लिया था। तुम्हें क्रेजिएस्ट हंटर का टाइटल मिला है। उसने आगे कहा, पिछले महीने जब मैं रॉस्टेड आर्किपेलागो से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा था कि तुमसे मिलूं, पर तुम कहीं मिले ही नहीं। क्लेन ने मन में सोचा, पिछले महीने मैं तो हॉस्पिटल में वॉलंटियर का काम कर रहा था। उसने बस सिर हिलाकर कहा, अब तुम मुझे जानते हो, और हाँ, कोशिश करो कि ज्यादा कुछ न बोलो। ये सुनकर एंडरसन ने जबरदस्ती की स्माइल दी और बोला, मुझे पता है कि वजह से मेरे नेगेटिव शब्द सच हो जाते हैं। ठीक है, मैं अब और नहीं बोलूंगा। स्टोन जाइंट के आने की वजह से पायरेट्स का रिलैक्सेशन टाइम खत्म हो गया था और द फ्यूचर शिप फिर से समंदर की गहराई में आगे बढ़ गया। रास्ते में क्लेन डेक पर ही खड़ा रहा, जबकि एंडरसन शिप पर घूम घूम कर बाकी पायरेट से दोस्ती कर रहा था। क्लेन ने मन ही मन सोचा, इंप्रेसिव, इसने कितनी आसानी से शिप की सारी सिचुएशन पता कर ली। लेकिन फिर उसे एक शरारत सूझी और उसने सोचा, इस स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को शायद ये नहीं पता कि जो अल्कोहल वो पी रहा है उसमें अननोन ओरिजिन का सेडेटिव मिला हुआ है। लगभग 3 घंटे बाद रात फिर से हो गई और क्लेन ने खुद को एक सपने में पाया। उसने आंखें खोली और चारों ओर देखा, लेकिन हर तरफ घना अंधेरा था। एक पल के लिए तो उसे लगा, कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया। उसने तुरंत अपनी जेब से एक माचिस निकाली, जो हर मैजिशियन के पास होती है। उसने एक तीली जलाई और उसके सामने एक छोटी सी लो जल उठी। उस रोशनी में उसने देखा कि वो एक जेल की कोठरी में है जिसका लोहे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं यहाँ कैसे आ गया? उसने सोचा, मैं तो एडमिरल के पास था, लगता है मुझे रैंडमली किसी एरिया में डाल दिया गया है। उसने अपनी कलाई घुमाकर माचिस बुझा दी और उसकी लेफ्ट हथेली पर सूरज की रोशनी चमकने लगी, जिससे उसे अंधेरे में भी साफ दिखने लगा। उसने देखा कि सेल काफी गंदा था। जमीन पर इंसानों और कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान थे, जैसे किसी जायंट के हों। कोने में एक बिस्तर टूटा पड़ा था और दरवाजे के पास एक चाबी गिरी हुई थी। लगता है किसी ने यहाँ से जेलब्रेक किया है। ये सोचते हुए क्लेन दरवाजे के पास गया। उसने बाहर झांका तो उसे एक अंधेरा कॉरिडोर दिखा, जिसके दोनों तरफ और भी जेल सेल्स थे। अब यहाँ कोई नॉर्मल हीरो होता तो बाहर निकलकर एक्सप्लोर करने लगता, लेकिन क्लेन को विल ऑसेप्टिन की सलाह याद थी, ड्रीम वर्ल्ड को एक्सप्लोर मत करना। तो उसने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उसने जमीन से वो चाबी उठाई और दरवाजे को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लॉक कर लिया। जेल है तो क्या हुआ, मैं बाहर जा ही नहीं रहा। ये सोचकर वो कोने में टूटे हुए बिस्तर पर बैठ गया और अंधेरे में छिप गया, बस दोपहर होने का इंतजार करने लगा। उस खामोशी में अचानक क्लेन ने अपना सिर घुमाया, क्योंकि उसे बहुत हल्के कदमों की आहट सुनाई दी थी। वो आवाज दूर से आ रही थी, बहुत धीमी थी और धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। तो भाई, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के चैप्टर 654 में आपका स्वागत है। और मैं सच बता रहा हूं, ये चैप्टर एक प्योर हॉरर थ्रिलर जैसा है। चैप्टर का नाम है प्रिजनर एंड गार्ड, और जैसे ही कहानी खत्म होगी आपको समझ आएगा कि ये टाइटल शॉकिंग और जीनियस है। तो सिचुएशन ये थी कि क्लेन गेरमान स्पैरो के अवतार में एक अजीब से सपने में फंसा हुआ है, वो भी एक पुरानी जेल जैसी जगह पर। वो एक सेल के अंदर था और अभी सोच ही रहा था कि क्या चल रहा है, तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। और भाई, क्लेन का पहला रिएक्शन देखने लायक था। मतलब उसका गेरमान स्पैरो वाला ठंडा किलर वाला मुखौटा एक पल के लिए हट गया और वो सच में घबरा गया। उसे लगा, यार मैं तो कहीं गया भी नहीं, ये मुसीबत खुद चलकर मेरे पास कैसे आ गई। ये बहुत ही रेयर मोमेंट है जहां में गेरमान के पीछे का असली क्लेन देखने को मिलता है, जो अभी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह डरता है। लेकिन वो अब कोई नया नाइट हॉक तो था नहीं। उसे पता था कि पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। अपनी सांस रोकी और बिना कोई आवाज किए
चुपचाप गेट के साइड में छिप गया ताकि देख सके कौन आ रहा है। उसका प्लान सिंपल था, पहले देखो कि खतरा कितना बड़ा है, फिर डिसाइड करो कि लड़ना है या भागना है। और भाई कुछ देर बाद जब वो कदमों की आवाज और भारी और क्लियर हो गई तो उसे एक विशाल फिगर कॉरिडोर में दिखा। तो ये नॉर्मल इंसान नहीं था, ये बंदा लगभग 2.5 मीटर लंबा था और उसने सिर से लेकर पैर तक काला कवच पहना हुआ था, जैसे कोई जायंट नाइट हो। उसकी आंखों की जगह बस 2 लाल रंग की रोशनी चमक रही थी और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी काली तलवार थी। देखकर ही लग रहा था कि ये बहुत पावरफुल एंटिटी है, शायद कोई डीमन या डेमीगॉड। और फिर वो नाइट एक करके सेल के दरवाजे खोलकर अंदर चेक करने लगा, जैसे किसी खास कैदी को ढूंढ रहा हो। अब क्लेन की तो हालत खराब हो गई। उसने सोचा अगर ऐसे ही चेक करता रहा तो मैं तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। उसके दिमाग में 2 ऑप्शन चल रहे थे, या तो वो चुपचाप सेल से निकलकर भागने का रास्ता ढूंढे या फिर इस नाइट पर एक सरप्राइज एक्ट करके उसे खत्म कर दे। टाइम बहुत कम था, इसलिए उसने फटाफट अपने हाथ से टोपाज पेंडेंट निकाला और एक छोटा सा डिविनेशन किया। उसने मन में 7 बार दोहराया वो बहुत स्ट्रांग है। और भाई डिविनेशन का रिजल्ट देखकर उसके होश उड़ गए। पेंडेंट इतनी तेजी से और इतने बड़े एंगल पर घूम रहा था, जिसका मतलब था कि सामने वाला टारगेट हद से ज्यादा खतरनाक है। ये कंफर्म हो गया था कि ये कोई ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक एक्सट्रीमली डेंजरस बीइंग है, शायद एक डेमीगॉड। अब क्लेन ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसे समझ आ गया कि इससे लड़ना सुसाइड होगा। उसने एक क्लाउन की पावर्स का इस्तेमाल करके अपने मसल्स को कंट्रोल किया और बिना कोई आवाज किए सेल का गेट खोला। और जैसे ही वो नाइट दूसरे सेल में गया, क्लेन चुपचाप बाहर निकला और दबे पांव कॉरिडोर में भागने लगा। वो अंधेरे में छिपा हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था और थोड़ी देर बाद उसे 1 मीटर का गेट दिखा जो बाहर की तरफ खुलता था, मतलब शायद यह एग्जिट था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि गेट लॉक था। 2 सेकंड सोचने के बाद क्लेन ने वो चाबी निकाली जो उसे अपने सेल में मिली थी और बिना ज्यादा उम्मीद के उसने उसे ताले में लगाकर घुमाया। और भाई ड्रीम लॉजिक देखो, क्लिक की आवाज आई और ताला खुल गया। मतलब सीरियसली कहीं से भी मिली हुई चाबी में गेट पर काम कर गई। क्लेन खुद भी हैरान था कि सपने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी निराशा का ठिकाना नहीं रहा जब उसने गेट खोला, क्योंकि बाहर कोई एग्जिट नहीं था बल्कि कबाड़ से भरा हुआ एक बड़ा सा हॉल था। उसने चुपचाप गेट वापस बंद किया और उस कबाड़ के बीच कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। और तभी उसकी नजर एक कोने में एक काले लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। वो धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसके दिमाग में अंदर का सीन अपने आप आ गया। अंदर एक स्टोरेज रूम था और वहां एक फुल बॉडी मिरर के सामने एक आदमी खड़ा था। क्लेन ने सोचा चलो पहले इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि ये कौन है, और उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर से उस आदमी ने घबराई हुई आवाज में पूछा कौन है। क्लेन ने अपने गेरमान वाले अंदाज में जवाब दिया, एक एडवेंचर। वो आदमी दिखने में बड़ा अजीब था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी जैसे वो बूढ़ा हो, लेकिन उसके बाल एकदम काले और घने थे जैसे किसी जवान के हों। उसने क्लेन को जल्दी से अंदर आने और दरवाजा बंद करने को कहा, क्योंकि वो उस डेविल से छिपा हुआ था। क्लेन ने पूछा कि कौन सा डेविल? तो उस आदमी ने बताया कि उसका नाम लियो मास्टर है और वो एक ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो ओरिजिनल क्रिएटर की पूजा करते हैं। ये सुनते ही क्लेन के कान खड़े हो गए। उसे लगा कि ये शायद ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का बंदा हो सकता है। लियो मास्टर ने बताया कि उसे और उसके साथियों को एक डेविल ने पकड़ लिया था, जिसे लोग सेंट ऑफ डार्कनेस कहते हैं। वो किसी तरह जेल से भागकर यहाँ छिप गया था। क्लेन अभी उससे और सवाल पूछ ही रहा था कि उसकी नजर कमरे में रखे उस फुल बॉडी मिरर पर गई। मिस्टिसिज्म में मिरर को बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वो दूसरी दुनियाओं से कनेक्ट हो सकते हैं। और भाई जैसे ही क्लेन ने उस मिरर को देखा, सिचुएशन 180 डिग्री घूम गई और एक प्योर हॉरर मूवी बन गई। मिरर में क्लेन को अपनी और लियो मास्टर की रिफ्लेक्शन दिख रही थी, लेकिन अगले ही पल मिरर के अंदर जो गेरमान स्पैरो था, उसने अपना सिर घुमाया और क्लेन की तरफ देखकर एक बहुत शैतानी स्माइल दी। सोचो, आपका ही रिफ्लेक्शन आपको देखकर हंस रहा है। और फिर वो मिरर से अपना हाथ बाहर निकालता है और धीरे धीरे बाहर क्रॉल करने लगता है। ये सीन इतना क्रीपी था कि किसी की भी हालत खराब हो जाए। लेकिन हमारा क्लेन तो क्लेन है। उसने सोचा ये कितना भी डरावना हो, ये गेरमान स्पैरो जैसा दिखता है न नहीं। अगर मिरर से जो मिंगरुई बाहर निकलता तो शायद मैं डर के मारे जाग भी जाता। उस शैतानी गेरमान ने अपने हाथ में बैरन ऑफ करप्शन वाली डार्क पावर्स दिखाई, लेकिन क्लेन के पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था। उसने सोचा कि एक ड्रीम वर्ल्ड है और ड्रीम वर्ल्ड शायद ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो उसने बस मन में सोचा और डायरेक्ट मिस्ट्री स्पेस से सी गॉड सेप्टर को समन कर लिया। और भाई ये काम कर गया। 1 सेकंड में उसके हाथ में वो पावरफुल डेमीगॉड लेवल का आर्टिफैक्ट आ गया। दूसरी तरफ वो मिरर वाला गेरमान बस देखता रह गया, क्योंकि वो सी गॉड सेप्टर को कॉपी नहीं कर पाया। और फिर क्लेन ने एक पल भी नहीं सोचा, सेप्टर से हजारों सिल्वर लाइटनिंग बोल्ट्स निकले और उस मिरर वाले क्लोन को राख बना दिया। एक ही झटके में काम तमाम। ये सीन दिखाता है कि क्लेन अब कितना ज्यादा पावरफुल और क्लेवर हो चुका है। फाइट खत्म करने के बाद वो बिल्कुल शांति से लियो मास्टर की तरफ मुड़ा और पूछा, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? लियो मास्टर कांपते हुए बोला, अरोरा ऑर्डर। एक और बड़ा खुलासा। लेकिन तभी बाहर से दरवाज टूटने की जोरदार आवाज आई। वो सेंट ऑफ डार्कनेस आ चुका था। शायद लाइटनिंग की वजह से उसे उनकी लोकेशन पता चल गई थी। क्लेन ने सी गॉडस्टर हाथ में लिया और दरवाज खोलकर सीधा उस नाइट का सामना करने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही दरवाज खुला,
चैप्टर से बड़ा ट्विस्ट सामने आया। वो नाइट, वो सेंट ऑफ डार्कनेस, उसने अपना हेलमेट का वाइजर ऊपर उठाया हुआ था और उसका चेहरा हुबलियो मास्टर जैसा था। वही झुर्रियां, वही काले बाल, वही गाल पर निशान। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखों से एक खतरनाक लाल रोशनी निकल रही थी। प्रिजनर और गार्ड दोनों एक ही आदमी थे। और इसी माइंड ब्लोइंग क्लिफहैंगर पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है।